बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। इस बेहतरीन दुआ के साथ अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू MD CAT जर्नी चैनल। सो स्टूडेंट्स, कंसेप्चुअल डोज सीरीज़ का आज बायो का फर्स्ट लेक्चर होने वाला है, जो कि हमारा लेक्चर होगा स्पोर्ट्स एंड मूवमेंट पर। स्पोर्ट्स एंड मूवमेंट हमारे MD CAT सिलेबस में इम्पॉर्टेंट है, बहुत हाई वेटेज रखता है। ठीक है, हमने सेकेंड ईयर बायोलॉजी से ही स्टार्ट की है अपनी बायो MD CAT के लिए, जिसमें हम फर्स्ट लेक्चर अपना कवर करेंगे स्पोर्ट्स एंड मूवमेंट का फर्स्ट पार्ट। ठीक है स्टूडेंट, अब जो हमारा स्पोर्ट्स एंड मूवमेंट वाला जो सा चैप्टर है वो 2 पार्ट्स पर मुश्तमिल है। एक जो उसका मेजर पार्ट है वो है बोन से रिलेटेड और दूसरा पार्ट है मसल से रिलेटेड। सो आज के इस लेक्चर में हम बोन वाले पार्ट को कवर करेंगे, मसल वाला जो लेक्चर होगा वो नेक्स्ट पार्ट में होगा। ठीक है, सो चलते हैं। देखें स्टूडेंट, आज के लेक्चर के बाद आपको क्या क्या कुछ याद हो जाने वाला है। सबसे पहले आज के जो हमारे टॉपिक्स हैं जो हमने कवर करने हैं वो है बोन एंड कार्टिलेज, डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक ह्यूमन स्केलेटन एंड इट्स डिवीजन। उसके बाद हमने जॉइंट्स को डिस्कस करना है और फिर कुछ प्रैक्टिस भी करेंगे। और स्टूडेंट, आज के लेक्चर में मैं आपके साथ 3D एनिमेशंस भी शेयर करूँगी ताकि आपको लेक्चर को समझने में आसानी हो। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लोकोमोशन और मूवमेंट में फ़र्क क्या है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। जी स्टूडेंट, सो व्हाट इज़ मूवमेंट? मूवमेंट क्या होती है? चेंज इन पोस्चर। ठीक है, मतलब कि अगर आप एक जगह पर बैठे हुए हैं और आपने किसी को हेलो बोला, हाथ हिलाया, तो ये आपने क्या की? मूवमेंट की। ठीक है, अगर आप बैठे हुए हैं, आपने अपनी जो आइज़ हैं उनको बंद किया, ओपन किया, ये क्या किया? आपने पोस्चर में चेंज लाए हैं, तो ये क्या कहलाएगी? ये कहलाएगी मूवमेंट। ठीक है, सो इसी तरह लोकोमोशन क्या होती है? सो स्टूडेंट, व्हाट इज़ लोकोमोशन? जिस तरह हमने कहा मूवमेंट जो है चेंज इन पोस्चर है। ठीक है, सो इसी तरह जो लोकोमोशन है वो है चेंज इन लोकेशन। ठीक है, यानी कि लोकेशन में चेंज आना क्या कहलाता है? लोकेशन में चेंज आना कहलाता है लोकोमोशन। मींस आप एक जगह पर बैठे हुए थे, आप अपनी जगह से खड़े हुए और आपने मूव किया, आपने अपनी जगह तब्दील की, तो ये क्या होगा? ये होगा लोकोमोशन। लोकोमोशन में डिस्टेंस कवर होता है। ठीक है स्टूडेंट, सो अब अगर मैं आपसे एक सवाल करूं कि क्या हर मूवमेंट लोकोमोशन होती है, सो इसका आंसर होगा नो, क्योंकि मूवमेंट के लिए लाजमी नहीं है कि लोकोमोशन हो। आप एक जगह पर रहकर भी मूवमेंट कर सकते हैं, बट हर लोकोमोशन मूवमेंट होती है, क्योंकि जब भी आप चल रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, तो आपकी मूवमेंट ऑब्वियस सी बात है हो रही है। ठीक है स्टूडेंट, सो अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि बताएं प्लांट्स जो हैं, ठीक है, जो प्लांट्स हैं वो क्या मूवमेंट करते हैं या फिर लोकोमोशन या फिर दोनों करते हैं? ह्यूमन बीइंग्स और एनिमल्स तो दोनों चीज़ें करते हैं, लोकोमोशन भी और मूवमेंट भी। सो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि प्लांट्स जो हैं वो क्या करते हैं? क्या लोकोमोशन करते हैं या फिर मूवमेंट? यस स्टूडेंट, कभी आपने ऐसा हुआ है कि आप सोए में हो सुबह और सुबह आपके दरवाज़ा नॉक हो रहा है और कोई प्लांट चल के आ गया, वो कह रहा है मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी दो? ऐसा नहीं होता ना। क्या है कि प्लांट्स लोकोमोशन नहीं कर सकते, प्लांट्स सिर्फ और सिर्फ मूवमेंट शो करते हैं। और मूवमेंट भी किस तरह की होती है? वो दरअसल उनके ग्रोथ के कुछ पैटर्न्स होते हैं, कभी उनकी स्टेम ग्रोथ करती है, कभी उनकी रूट्स ग्रोथ कर रही होती हैं, तो उसी को मूवमेंट कहा जाता है, जो कि फोटोट्रॉपिक मूवमेंट, कीमोटैक्टिक मूवमेंट्स, इस तरह से डिफरेंट कैटेगरीज हैं जो कि आपने अपने FSC के कंटेंट में पढ़ी होंगी, लेकिन यहाँ पर हमने वो डिस्कस नहीं करनी क्योंकि वो हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है। सो बस यहाँ पर छोटा सा इसका इंट्रोडक्शन देना था। अब हम अपने मेन टॉपिक की तरफ चलते हैं। सबसे पहले ये देखें स्टूडेंट, सबसे पहला जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो है कार्टिलेज एंड बोन। ठीक है, जिसमें सबसे पहले हम कवर करेंगे कार्टिलेज को। सो सबसे पहला पॉइंट कि जो कार्टिलेज होता है,
कार्टिलेज इज़ अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब यहाँ पर कनेक्टिव टिश्यू की बात हुई है तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि व्हाट इज़ कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है स्टूडेंट, सो यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कि कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है। ये देखें, हमारी जो ह्यूमन बॉडी है, ठीक है स्टूडेंट, हमारी ह्यूमन बॉडी मेनली तौर पर यहाँ के टिश्यू से मिलकर बनी हुई। पहला है कनेक्टिव टिश्यू, दूसरा होता है मस्कुलर टिश्यू, तीसरा होता है नर्वस टिश्यू और चौथा होता है एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, और मोस्ट अबंडेंट जो हमारी बॉडी में मसल्स पाए जाते हैं वो कनेक्टिव टिश्यू ही होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, मोस्ट अबंडेंट। अब देखते हैं कनेक्टिव टिश्यूज़ की कुछ टाइप्स हैं, उन टाइप्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, वो मैं आपके साथ एक्सप्लेन करती हूँ कि ह्यूमन बॉडी में कनेक्टिव टिश्यूज़ की कितनी टाइप्स हैं। सो देखें स्टूडेंट, कनेक्टिव टिश्यू की टोटल 5 डिफरेंट टाइप्स होती हैं। पहली टाइप है बोन, ये भी एक कनेक्टिव टिश्यू है। दूसरा है कार्टिलेज, ये भी एक कनेक्टिव टिश्यू है। देन टेंडन्स, देन लिगामेंट्स, और सबसे एंड पर जो मोस्ट सेंसिटिव कनेक्टिव टिश्यू की टाइप है वो है ब्लड। सो ये 5 डिफरेंट टाइप्स हैं कनेक्टिव टिश्यूज़ की, यहाँ तक आपको पता होना लाजमी है। अब हम चलते हैं अपने कार्टिलेज के टॉपिक पर। यस स्टूडेंट, सो देखें, कार्टिलेज जो है एक कनेक्टिव टिश्यू की टाइप है। ठीक है, और ये बोन से सॉफ्टर होता है। ठीक है, कार्टिलेज बोन से सॉफ्टर होता है। दूसरा है, देखें अब कार्टिलेज है ना, तो इसके अंदर मैट्रिक्स होता है। वो मैट्रिक्स जो कार्टिलेज का होता है वो फ्लेक्सिबल होता है और इलास्टिक होता है। ठीक है, आप कार्टिलेज देखें ना, आपका जो कान है, कान का जो पिना है, इसको अब अगर आप टच करेंगे तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है। क्यों? क्योंकि ये कार्टिलेज से मिलकर बना हुआ है और उस कार्टिलेज, वो जो कार्टिलेज है वो बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल और इलास्टिक है। अब ये फ्लेक्सिबल और इलास्टिक होता किस वजह से है? जो कार्टिलेज है वो इलास्टिक और फ्लेक्सिबल इसलिए होता है क्योंकि इसके अंदर जो इसका मैट्रिक्स है वो कोलेजन फाइबर से मिलकर बना है और इसके अलावा इलास्टिक फाइबर से भी मिलकर बना हुआ है। इसी वजह से जो मैट्रिक्स होता है हमारे कार्टिलेज का वो क्या होता है, फ्लेक्सिबल और इलास्टिक होता है। अब कोलेजन एक प्रोटीन है जो कि मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन होती है ह्यूमन बॉडी में। ठीक है स्टूडेंट, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जो कि हमारा क्या है, नो डिपोजिशन ऑफ मिनरल्स। ये बात स्टूडेंट आपने याद रखनी है कि मिनरल्स में कार्टिलेज में मिनरल्स की डिपोजिशन नहीं होती। जैसे हमारी बोन है ना, वो सख्त होती है। वो सख्त क्यों होती है? क्योंकि उसके अंदर मिनरल्स डिपॉजिट हुए होते हैं। ऐसा कार्टिलेज के अंदर नहीं होता। दूसरा पॉइंट ये है कि जो कार्टिलेज है उसके अंदर ब्लड वेसल्स नहीं होती। ब्लड वेसल्स नहीं होने का मतलब क्या है कि ये नॉन वेस्कुलर होते हैं। ठीक है, ये पॉइंट जितने भी यहाँ पर डिस्कस हो रहे हैं ये सारे आपके एमसीक्यूज़ हैं, इसलिए इनको गौर से आपने याद करना है। जो कार्टिलेज होता है वो नॉन वेस्कुलर होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है ट्रांसपोर्टेशन। अब देखें, कार्टिलेज हमारी पूरी बॉडी के अंदर जो है मूवमेंट के हमारी पूरी बॉडी को जो है क्या चाहिए होता है, न्यूट्रिएंट्स वगैरह चाहिए होते हैं। ठीक है, और वो ट्रांसपोर्टेशन के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होते हैं। जो हमारे कार्टिलेज है उसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन सिंपल डिफ्यूजन के ज़रिए से होती है। ठीक है, और कोई मेथड यूज़ नहीं होता, सिर्फ सिंपल डिफ्यूजन के ज़रिए से हमारे कार्टिलेज में ट्रांसपोर्टेशन होती है। इसी वजह से जो कार्टिलेज का हीलिंग प्रोसेस है वो स्लो होता है। हीलिंग प्रोसेस मींस अगर कार्टिलेज कहीं से डैमेज हो जाए तो वो बोन की निस्बत उसका जो हीलिंग प्रोसेस होता है वो बहुत ज़्यादा स्लो होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर ब्लड वेसल्स नहीं जा रही होती। इसी वजह से जो है इसका हीलिंग प्रोसेस क्या होता है स्टूडेंट, स्लो होता है। ठीक है, अब हम चलेंगे कार्टिलेज के स्ट्रक्चर की तरफ। देखिए, हमारी जो बायो है ना, बायो में ज़्यादातर हमें स्ट्रक्चर्स मिलते हैं। स्ट्रक्चर्स को समझने का सबसे बेहतर तरीका होता है उसके डायग्राम से। स्टूडेंट, अब मैं आपके साथ पूरी डायग्राम के जरिए कार्टिलेज के स्ट्रक्चर शेयर करूंगी और यहाँ पर आपने भी अपने नोटबुक पेन लेकर बैठना है और आपने भी स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया है अपने नोट्स अपने लेक्चर्स के साथ साथ डेवलप कर लें, क्योंकि अगर आपके नोट्स नहीं बनते तो आपको बहुत नुकसान होगा। चलें स्टार्ट करते हैं कार्टिलेज का स्ट्रक्चर। हमने पढ़ा है कि कार्टिलेज जो है क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, अब कनेक्टिव टिश्यू की सबसे पहले जो है आउटर और इनर लेयर बनेगी। ठीक है, जो कि कार्टिलेज का स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए। तो जो कार्टिलेज है वो जो है एक उसकी आउटर लेयर होती है। ठीक है, जो कि कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई होती है। ठीक है, और ये डेंस कनेक्टिव टिश्यू होता है। ठीक है, इसके अंदर फिर पहले मैं सारा ड्रॉ करूँगी, फिर मैं उसका जो है नेमिंग करूँगी। ठीक है स्टूडेंट, अब इसके अंदर जो है मैट्रिक्स भरा होता है। ठीक है,
कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होती है और इसके अंदर सारा जो है ना मैट्रिक्स भरा होता है। ठीक है, इस तरह से ये हम क्या बना रहे हैं, सारे का सारा मैट्रिक्स बना रहे हैं। ये देखें, ये सारे का सारा मैट्रिक्स आ गया और ये मैट्रिक्स जो है ना, ये मैट्रिक्स ज़्यादातर मिलकर बना होता है कोलेजन फाइबर से। ठीक है स्टूडेंट, कोलेजन फाइबर से मिलकर बना होता है ये मैट्रिक्स और इसके अंदर स्टूडेंट हमारे पास इसी मैट्रिक्स के अंदर जो है ना इस तरह से फाइबर्स पड़े होते हैं, जो कि हमने क्या पढ़ा था कि कोलेजन फाइबर होते हैं और इलास्टिक फाइबर होते हैं। तो मैट्रिक्स जो है कोलेजन से मिलकर बना होता है और उसके अंदर इलास्टिक के फाइबर्स पड़े होते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर जो है ना स्टूडेंट कुछ एम्प्टी स्पेसेस होती हैं। ठीक है, ब्लैक से ही बना रही हूँ, कैविटीज़ होती हैं। ठीक है, ये हमारा कार्टिलेज है ना, तो कार्टिलेज के अंदर जो है ना एम्प्टी स्पेसेस होती हैं। इस तरह से जगह जगह जो है ना कैविटीज़ बनी होती हैं। इन कैविटीज़ का नाम होता है लैकूने। ठीक है, और इन कैविटीज़ के अंदर ही जो कार्टिलेज के लिविंग सेल्स होते हैं ना वो प्रेजेंट होते हैं। अब कार्टिलेज के लिविंग सेल्स होते हैं और उनका नाम क्या होता है, कॉन्ड्रोसाइट्स। ठीक है, सो ये सिंपल सा स्ट्रक्चर है हमारे कार्टिलेज का। अब इस सबको हाईलाइट कर लेते हैं। कार्टिलेज के लिए जो है लफ्ज़ यूज़ होता है कॉन्ड्रो का। ठीक है, सो अब क्योंकि ये कार्टिलेज की आउटर मेम्ब्रेन है या फिर लेयर है तो इसका नाम होगा पेरिकॉन्ड्रियम। ठीक है स्टूडेंट, इसका नाम क्या होगा, पेरिकॉन्ड्रियम। इसके अंदर अब ये आ गया हमारा मैट्रिक्स और ये किससे मिलकर बना होता है, ज़्यादातर कोलेजन से। ठीक है, और इसके अंदर ये जो हमारे फाइबर्स आ गए, ये कौन से फाइबर्स हैं, इलास्टिक फाइबर्स हैं। ठीक है, इलास्टिक फाइबर्स। ये जो कैविटीज़ हैं या फिर जो स्पेसेस हैं, ठीक है, इनका नाम क्या होता है, लैकूने। और इसके अंदर ये जो लिविंग सेल्स प्रेजेंट होते हैं, इन लिविंग सेल्स का नाम होता है, देखें लिविंग सेल्स किसके हैं, कार्टिलेज के, तो इनका नाम क्या होगा, कॉन्ड्रोसाइट्स। ठीक है स्टूडेंट, क्या नाम होगा इनका, कॉन्ड्रोसाइट्स। क्यों, साइट्स का मतलब होता है सेल और क्योंकि कार्टिलेज के सेल हैं तो क्या कहलाएंगे, कॉन्ड्रोसाइट्स। अब जो ये मैट्रिक्स है ना, ये मैट्रिक्स कौन सिक्रेट करते हैं, जो हमारे लिविंग सेल्स होते हैं ना कॉन्ड्रोसाइट्स, वही अपने इर्द गिर्द जो होता है मैट्रिक्स सिक्रेट करते हैं। सो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जो कार्टिलेज के अंदर जो मैट्रिक्स होता है वो कौन सिक्रेट करते हैं, कॉन्ड्रोसाइट्स। कॉन्ड्रोसाइट्स ही अपने इर्द गिर्द मैट्रिक्स को सिक्रेट कर लेते हैं। अब ये जो पेरिकॉन्ड्रियम होती है ना, ये डेंसर फाइबर से मिलकर बनी होती है, इसीलिए ये क्या होती है, हार्ड होती है, लेकिन बोन से सॉफ्ट होती है। लेकिन वैसे क्योंकि ये डेंसर फाइबर से मिलकर बनी है इसलिए ये थोड़ी हार्ड होती है। सो ये हमारा स्ट्रक्चर था कार्टिलेज का। ठीक हो गया स्टूडेंट, अब हम चलेंगे कार्टिलेज की टाइप्स की तरफ, जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी। सो सबसे पहले हमारा जो कार्टिलेज होता है उसकी मेन 3 टाइप्स होती हैं, फाइब्रो कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज और हाइलेन कार्टिलेज। ये देखें, जिस तरह मैंने माइंड मैप्स की सूरत में आपको ये लेक्चर करवा रही हूँ, आपने अपने नोट्स भी इसी तरह से अरेंज करना है ताकि सारी चीज़ें एक अरेंज फॉर्म में आपके पास मिल सकें। यस, सबसे पहले हम पढ़ते हैं फाइब्रो कार्टिलेज। सो अब फाइब्रो कार्टिलेज क्या होता है, फाइब्रो कार्टिलेज देखें नाम से जाहिर हो रहा है, फाइब्रो, फाइबर्स जो होते हैं रिजिड होते हैं। ठीक है, तो फाइब्रो कार्टिलेज में क्या क्या प्रेजेंट होता है, थिक कोलेजनस फाइबर्स। ठीक है, इसके अंदर थिक यानी कि मोटे मोटे कोलेजनस के फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं और इसी वजह से जो फाइब्रो कार्टिलेज होता है उसको क्या मिलता है, रिजिड स्ट्रक्चर मिलता है। यानी कार्टिलेज में अगर हमसे पूछे सबसे रिजिड या हार्ड कार्टिलेज कौन सा होगा तो वो फाइब्रो कार्टिलेज होगा। ठीक है, अब अगर हम इसकी एग्जांपल्स देख लें तो इसकी एग्जांपल्स हमारे पास होंगी वर्टिब्रल डिस्क। ठीक है, ये हमारे जैसे वर्टिब्रीज होते हैं ना, उसके दरमियान एक कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। ठीक है, इस कार्टिलेज, ये कार्टिलेज कौन सा होता है, फाइब्रो कार्टिलेज। उसके अलावा जो हमारा नी जॉइंट होता है तो उसके अंदर जो कार्टिलेज प्रेजेंट होता है वो भी कौन सा है, फाइब्रो कार्टिलेज। इसके बाद आ जाता है इलास्टिक कार्टिलेज। ठीक है, इलास्टिक देखें नाम से ही शो हो रहा है कि इसके अंदर इलास्टिसिटी होगी। ठीक है, तो इलास्टिसिटी होगी तो इसके अंदर क्या होता है, कंटेन बंडल्स ऑफ कोलेजन एंड इलास्टिक फाइबर्स। अब देखें क्योंकि इसके अंदर क्या है, इलास्टिसिटी होनी है ना, तो इलास्टिसिटी के लिए हमें क्या चाहिए होंगे, इलास्टिक फाइबर्स। तो इसका जो कार्टिलेज के अंदर इलास्टिक फाइबर्स बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होंगे और बंडल्स की सूरत में, यानी इकट्ठे एक बंडल्स की सूरत में इलास्टिक फाइबर्स ज़्यादा होंगे। ठीक है, इसी वजह से इसको इलास्टिसिटी मिलेगी। अब अगर इलास्टिक कार्टिलेज की एग्जाम्पल देखें तो पिना ऑफ ईयर यानी हमारे कान का जो आउटर हिस्सा होता है वो क्या है, वो कार्टिलेज से मिलाकर बना हुआ है। और कौन सा कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज। दूसरी एग्जांपल है एपिग्लॉटिस।
एपिग्लोटिस क्या होता है, जो हमारा जो विंड पाइप जा रहा होता है ना उसके ऊपर, और जो एसोफेगस होती है उसके लिए एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, लिड लाइक, ठीक है, जो कि जब फूड एंटर करती है तो वो एयर के पैसेज को ब्लॉक कर देता है। सो उसको, इस चीज़ को कहा जाता है, ये ग्लोटिस की ओपनिंग पर जो है लगा होता है, इसको कहा जाता है एपिग्लोटिस। तो ये दोनों एग्जाम्पल है इलास्टिक कार्टिलेज के। अब देखें इलास्टिक कार्टिलेज के एग्जाम्पल को याद करने का तरीका है, ई से इलास्टिक आता है, ई से एयर आता है और ई से ही एपिग्लोटिस आता है, ट्रिपल ई, ठीक है। तो इससे आपको याद हो जाएगा कि इलास्टिक कार्टिलेज की एग्जांपल्स एयर और एयर का पिना और एपिग्लोटिस हैं। इसके बाद हमारी मेन टाइप आती है हाइलिन कार्टिलेज। हाइलिन कार्टिलेज जो है इसके अंदर कोलेजन फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। देखें फाइब्रो कार्टिलेज के अंदर थिक कोलेजन फाइबर्स होंगे जिसकी वजह से उसे रिजिडिटी मिलती है। इलास्टिक कार्टिलेज के अंदर क्या होता है, इलास्टिक फाइबर्स बंडल्स की सूरत में प्रेजेंट होते हैं जिससे इलास्टिसिटी मिलती है। हाइलिन कार्टिलेज बस सिंपल जो है कोलेजन फाइबर्स से मिलकर बना होता है, मतलब इसमें इलास्टिक फाइबर्स बहुत कम होते हैं, कोलेजन फाइबर्स ज़्यादा होते हैं, ठीक है। सो इसके अलावा अब अगर हम इसकी एग्जांपल्स की बात करें तो एग्जांपल्स कौन कौन सी हो जाएंगी। देखें एंड ऑफ लॉन्ग बोन्स, जो सी लॉन्ग बोन्स होती हैं ना जो आपस में ज्वाइन कर रही होती है, तो उधर जहाँ पर उन्होंने ज्वाइन करना होता है, जो ज्वाइंट्स होते हैं वहाँ पर हाइलिन कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। उसके अलावा हमारी नोज़ में जो कार्टिलेज है वो भी कौन सा है, हाइलिन कार्टिलेज। ट्रेकिया जो हमारा मेन विंड पाइप होता है वो भी किससे मिलकर बना होता है, हाइलिन कार्टिलेज का। लेरेंक्स, ठीक है, ट्रेकिया में सी शेप्ड कार्टिलेज होते हैं तो वो हाइलिन कार्टिलेज है। लेरेंक्स जो वॉइस बॉक्स होता है ना वो भी किससे मिलकर बना होता है, हाइलिन कार्टिलेज से। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आ जाता है, वो एमसीक्यू किससे रिलेटेड है, हाइलिन कार्टिलेज से। कि हाइलिन कार्टिलेज जो है वो मोस्ट अबंडेंट कार्टिलेज होता है हमारी बॉडी में, ठीक है स्टूडेंट। मोस्ट अबंडेंट कार्टिलेज हमारी बॉडी में कौन सा होता है, हाइलिन कार्टिलेज, ठीक है। यहाँ पर जो है हमारा कार्टिलेज वाला जो टॉपिक है वो कवर होता है। अब देखें हाइलिन कार्टिलेज के एग्जांपल्स को याद करने का भी मैं आपको तरीका बता दूँ। देखें ऐसे आप याद कर लें, तहरीम ने LLB किया, ठीक है। अब देखें तहरीम ने LLB किया, तहरीम टी से ट्रेकिया आ गया, N से नोज और LLB लेरेंक्स और लॉन्ग बोन्स, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये याद करने में आसानी होगी, क्योंकि काफ़ी बार जब अभी आप याद करेंगे ना आपको ये आसानी से याद हो जाएंगे, लेकिन लॉन्ग टाइम के लिए इसको याद करने के लिए निमोनिक्स चाहिए होंगे, जब भी आपको अच्छे से जो है ना वो याद रहेंगी जो इसकी एग्जाम्पल्स वगैरह हैं किसी भी चीज़ की, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा कार्टिलेज का टॉपिक ख़त्म होता है। अब हम अपने मेन टॉपिक की तरफ, बोन्स की तरफ चलते हैं, ठीक है स्टूडेंट। सो अब स्टार्ट करते हैं बोन को। सबसे पहला ये है कि बोन भी किससे मिलकर बनी होती है, कनेक्टिव टिश्यू से। अब कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है मैंने आपको बता दिया, और कनेक्टिव टिश्यू हार्डर होता है कार्टिलेज से। अब कनेक्टिव टिश्यू बोन जो है वो हार्डर क्यों होता है कार्टिलेज से, इसकी मैंने आपको वजह बता दी, क्योंकि इसके अंदर मिनरल्स की डिपोजिशन हुई होती है, ठीक है स्टूडेंट। अब इसके बाद बात आती है हैव अ ब्लड सप्लाई, यानी जो हमारी बोन्स हैं उनके अंदर ब्लड सप्लाई प्रेजेंट होती है, मतलब कि ये वेस्कुलर होती हैं, ठीक है। मतलब ब्लड सप्लाई होगी, कैपिलरीज वेसल्स वगैरह होंगी, वो क्या कहलाता है, वेस्कुलर। और जिसमें जो वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स, वो एब्सेंट होती हैं, वो कहलाता है ए वेस्कुलर या फिर नॉन वेस्कुलर। अब इसका जो मैट्रिक्स होता है उसके अंदर मेनली क्या प्रेजेंट होता है, कोलेजन, ठीक है। इलास्टिक फाइबर्स जो हैं वो प्रेजेंट नहीं होते बोन में। बोन का जो होता है ना मैट्रिक्स वो टोटली तौर पर कोलेजन पर मुश्तमिल होता है, ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद जो इसका मैट्रिक्स होता है ना वो हार्ड हुआ होता है, ठीक है। हमने देखा होगा हमारी बोन्स कितनी हार्ड होती हैं, तो वो कैल्शियम और फॉस्फोरस आयंस की वजह से होता है, मिनरल्स की वजह से होता है। अब अगर आपसे ये एमसीक्यू इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है कि जो हमारी बोन्स हैं, ठीक है, इसके अंदर इनऑर्गेनिक मिनरल कौन सा होता है, तो मोस्टली जो इनऑर्गेनिक मिनरल पाया जाता है वो कैल्शियम फॉस्फेट होता है। इसके अलावा कैल्शियम कार्बोनेट भी पाया जाता है, लेकिन मोस्ट अबंडेंट और ज़्यादा पाया जाने वाला जो इनऑर्गेनिक मिनरल होता है वो कैल्शियम फॉस्फेट होता है। और अगर ऑर्गेनिक मटीरियल पूछा जाए, बोन में ऑर्गेनिक मटीरियल मोस्ट अबंडेंट क्या होता है, तो वो कोलेजन होता है। इसके बाद आपने एक और बात याद रखनी है, ठीक है, कि बोन्स में कुछ कैनाल्स होती हैं। कैनाल्स का मतलब होता है कैविटीज़ या फिर लंबी लंबी नालियाँ होती हैं, उन्हें कहा जाता है कैनाल्स। तो कैनाल जो प्रेजेंट होती है बोन में होती है हेवरेसियन कैनाल्स, और इन्हीं कैनाल्स में से जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं ना, ठीक है, वेन्स और आर्टरीज वगैरह, वो क्या कर रही होती हैं, पास कर रही होती हैं। और इसके अलावा जो बोन्स हैं इनके अंदर क्या होती है, नर्व वेसल्स भी प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो वो भी किधर से पास कर रही होती हैं, हमारे
ये हेवरेसियन कैनाल्स में से ही पास कर रही होती हैं। देखिए बोन्स में वस्कुलर भी होगी, ठीक है, बोन्स की मतलब इनके अंदर ब्लड वेसल्स भी होंगी और नर्व्स भी प्रेजेंट होंगी, मतलब न्यूरॉन्स के जो स्ट्रक्चर्स हैं नर्व वेसल्स वो भी यहाँ प्रेजेंट होंगी। जबकि जो हमारा कार्टिलेज है इसके अंदर ब्लड वेसल्स भी एब्सेंट होती हैं और कोई भी नर्व्स भी प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है, मतलब ये ए न्यूरल होता है। कार्टिलेज ए न्यूरल होता है और जो हमारी बोन्स हैं वो क्या होती हैं, वो न्यूरल होती हैं, ठीक है। ये कुछ अहम पॉइंट्स थे बोन के जो कि आपको याद करने हैं। अब हम चलते हैं मेन अपने बोन के स्ट्रक्चर की तरफ। सो स्टूडेंट, ये बोन का स्ट्रक्चर अब मैंने इधर ड्रा करना है और उसी तरीके से आपको जो है कंप्लीट पूरा स्ट्रक्चर जो है समझाऊंगी। सो अब ये स्ट्रक्चर मैं थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता ड्रॉ करूंगी, ठीक है, ताकि आपको जो आसानी से समझ आ सके, क्योंकि मैंने अच्छा से स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। और स्टूडेंट जो मैं इसका स्ट्रक्चर के पॉइंट्स लिखती जाऊँ आपने साथ साथ नोट करना है, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर डिटेल में है तो यहाँ पर जगह कम होती है, इसलिए आप साथ साथ लिखते रहिएगा, क्योंकि मुझे बीच में रिमूव भी करना पड़ेंगी चीज़ें, ठीक है। सो ड्रा कर लेते हैं, आप भी मेरे साथ साथ ऐसे ही ड्रॉ करते जाएँ। ये देखें स्टूडेंट, सबसे पहले हमने एक आउटर लेयर बोन की बना ली। अब यहाँ पर ही जो आउटर तौर पर जो पार्ट्स होते हैं बोन के वो मैं आपको यहाँ पर ही बता देती हूँ। ये देखें, ये जो सबसे पहले किनारे वाले पार्ट होते हैं ना, किनारों को क्या कहते हैं, पेरिफेरी, ठीक है। तो जो किनारे वाले जो पार्ट होते हैं ना इनको कहा जाता है एपिफाइसिस, ठीक है स्टूडेंट। ये दोनों जो हिस्से होंगे ये क्या कहलाएंगे, एपिफाइसिस। उसके बाद जो हमारा ये जो बीच में जो लॉन्ग हिस्सा आ जाता है ना, जो पूरी बोन का आ जाता है, इसको कहा जाता है डायाफाइसिस, ठीक है। क्या कहा जाता है, डायाफाइसिस। और इसी हिस्से को शाफ्ट भी कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट। इसी हिस्से को क्या कहते हैं, शाफ्ट भी कहते हैं। आपको ये चीज़ें आप नोट कर लें, क्योंकि मैंने अब ड्रॉ करना है स्ट्रक्चर, तो फिर मैं इसको अब रेस कर दूंगी, ठीक है। यहाँ तक आपने याद कर लिया। किनारों को, दोनों तरफ के किनारों को कहेंगे एपिफाइसिस और बीच का जो लॉन्ग हिस्सा होता है वो क्या कहलाता है, डायाफाइसिस। अब देखें, अब पहले मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँगी, फिर मैं आपको बताऊँगी कि इसके नेम क्या क्या, ठीक हो गया स्टूडेंट। बहुत अच्छी सी मैं चाह रही हूँ कि मेरी बोन जो है ड्रॉ हो जाए। ये देखें, ये मैं इसकी अंदर की लेयर बना रही हूँ, ठीक है स्टूडेंट। इस तरह से आपने भी, अगर आपके पास डिफरेंट कलर्स हों, कोई 1-2 कलर्स, 3-4 कलर के आप अपने पास पॉइंटर रखा करें। और बेशक आपके पास ये कलर नहीं होंगे, लेकिन आप जो है अपने डिफरेंस के तौर पर जो है ना कुछ 3 तरह के डिफरेंट कलर्स यूज़ कर लें, ठीक हो गया स्टूडेंट। अब इसके अंदर आएगी हमारी जो बोन है ना उसकी इनर लेयर, ठीक है, इनर मेम्ब्रेन आ जाएगी। अभी मैं आपको इनके नाम सारे बताऊंगी, आपने घबराना नहीं है, बस अभी आप ऐसा करें, मेरे साथ साथ ड्रॉ करते जाएं अपनी बुक्स पर, नोटबुक पर, ताकि आपको भी फिर इसका जब मैं स्ट्रक्चर करवाऊं तो आपको सही से समझ आ जाए, ठीक हो गया स्टूडेंट। अब इसके बाद हमने बनाना है जी इसके अंदर स्पॉन्जी बोन, ठीक है। ये हम क्या बना रहे हैं स्टूडेंट, स्पॉन्जी बोन बना रहे हैं, ठीक है। अब ये जो मैं आपको स्ट्रक्चर दिखा रही हूँ ना, ये कट किया हुआ स्ट्रक्चर, मतलब एक बोन है और मैंने उसको बीच में से, सेंटर में से हाफ कट कर दिया, ठीक है स्टूडेंट। सो ये वो स्ट्रक्चर है। अब इसके अंदर हम बना लेंगे बोन मैरो। ये देखें, और अब इसके अंदर एक और बोन मैरो आएगा जो कि होगा येलो बोन मैरो। येलो बोन मैरो हो गया। अब इसके ऊपर से ही कुछ जो हमारी वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स, वो भी पास कर रही होती हैं इसके अंदर से और ऐसे इधर की तरफ जा रही होती हैं, ठीक है स्टूडेंट। सो ये हमारा बोन का स्ट्रक्चर बन गया। अब इसको सारे इसके जो पार्ट्स हैं उनको हाईलाइट करते हैं कि किस पार्ट का क्या नाम है। सबसे पहले हमारी बोन किससे मिलकर बनी हुई है स्टूडेंट, कनेक्टिव टिश्यू से, ठीक है। सो अब जो बोन होगी ना, सबसे पहले उसकी जो सबसे आउटर मेम्ब्रेन होगी, ये देखें, ये वाइट कलर से जो दिखाई हुई सबसे आउटर मेम्ब्रेन है। तो सबसे आउटर मेम्ब्रेन है, जैसे हमने कार्टिलेज में उसको नाम क्या दिया था, पेरिकार्डियम, ठीक है। सब क्योंकि ये बोन की आउटर मेम्ब्रेन है, बोन के लिए हमेशा ओस्टियो का वर्ड यूज़ होता है, तो बोन की आउटर मेम्ब्रेन को क्या कहेंगे, एपी ऑस्टियम, ठीक है, एपी ऑस्टियम।
अब देखें हमारी बोन्स के मेन 2 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। कौन कौन से पार्ट होते हैं? एक होता है जो सबसे हार्डर पार्ट होता है, ठीक है, उस पार्ट को कहा जाता है कंपैक्ट बोन। ये जो आपको ग्रेइश सा नज़र आ रहा है ना, ये क्या है? कंपैक्ट बोन, यानी आउटर पार्ट है जो कि हार्डर पार्ट होता है, इसे क्या कहा जाता है? कंपैक्ट बोन, ठीक है। और ये जो कंपैक्ट बोन होती है ना, इसी के अंदर जो मिनरल्स हैं उनकी डिपोजिशन हुई होती है। और कौन कौन से मिनरल्स होते हैं? मैंने आपको बताया कैल्शियम कार्बोनेट, और इसके अलावा कौन सा होता है? कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक है, कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक हो गया स्टूडेंट। तो कंपैक्ट बोन में ही मिनरल्स की डिपोजिशन हुई थी। उसके अलावा जो हमारे बोन्स के जो सेल्स होते हैं ना, वो सेल्स कौन कौन से होते हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगी। वो सेल्स भी हमारे ये जो कंपैक्ट बोन होती है इसी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और कंपैक्ट बोन में ही हमारे जो सेल्स हैं वो भी प्रेजेंट होंगे, और जो मिनरल्स हैं वो भी कंपैक्ट बोन में ही प्रेजेंट होंगे। इसी वजह से हमारी कंपैक्ट बोन क्या होती है? हार्ड होती है, ठीक है, हार्ड होती है। उसके अलावा जो हेवरेसियन ट्यूब्यूल्स होती हैं वो भी इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं। अब हम चलेंगे आगे। देखें हमारी हार्ड बोन हो गई, 2 पार्ट्स हैं, एक कंपैक्ट बोन, एक स्पॉन्जी बोन, ठीक है। सो ये हो गया। इसके बाद ये आपको जो लाइट ब्राउन सी नज़र आ रही होगी, ये इसकी इनर मेम्ब्रेन है, ठीक है। और इसका नाम क्या होता है? देखें इनर है ना, तो इसके लिए क्या यूज़ होगा? एंडो, और ये भी ओस्टियम, क्योंकि बोन से रिलेटेड है, ओस्टियम। एपिओस्टियम बाहर वाली, एंडोस्टियम अंदर वाली मेम्ब्रेन, ठीक है। अब इस मेम्ब्रेन के अंदर हमारी स्पॉन्जी बोन का एरिया शुरू हो जाता है। ये जो आपको नज़र आ रहा होगा ना, मैंने इस तरह से मतलब स्पॉन्ज सब बनाया हुआ है, इसको कहा जाता है स्पॉन्जी बोन, ठीक है, स्पॉन्जी बोन, ठीक है। और हमारी जो बोन्स होती है वो अंदर से खोखली होती हैं, ठीक है। स्पॉन्जी बोन के अंदर ही स्टूडेंट क्या प्रेजेंट होता है? जो हमारे जो स्पॉन्जी बोन है उसके अंदर जो हमारा जो पेरिफेरल पार्ट होंगे ना, मतलब एपिफाइसिस वाले एरिया में प्रेजेंट होता है रेड बोन मैरो, ठीक हो गया स्टूडेंट। जो एपिफाइसिस वाला एरिया होगा सिर्फ उसके अंदर प्रेजेंट होता है रेड बोन मैरो, ये भी हो गया और ये भी। और जो सेंटर में जो कैनाल होगी ना, उसमें से क्या पास कर रहा होता है? सेंटर में देखें साइडों पर स्पॉन्जी बोन होगी, और सेंटर में से ना स्पॉन्जी बोन नहीं होगी, सेंटर में कैनाल होगी, खाली कैनाल होगी, ठीक है। उस खाली कैनाल में प्रेजेंट होता है येलो बोन मैरो, और इसी कैनाल में से ही हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं वो पास कर रही होती हैं, और यहाँ से पास करते करते हमारी कंपैक्ट बोन में भी ब्लड वेसल्स चली जाती हैं एवरेसियन ट्यूब्यूल्स के ज़रिए से, ठीक हो गया। तो यहाँ पर हमारे बोन का स्ट्रक्चर जो है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। आपको समझ आ गई। सबसे पहले 2 लेयर मेम्ब्रेन्स होंगी, सबसे आउटर मेम्ब्रेन एपिओस्टियम, ठीक है। उसके बाद कंपैक्ट बोन शुरू होगी जिसके अंदर हमारे जो मिनरल्स हैं वो भी प्रेजेंट होंगे, और हमारी जो बोन के सेल्स हैं वो भी प्रेजेंट होंगे। उसके बाद इनर लेयर आती है एंडोस्टियम, उसके अंदर हमारी स्पॉन्जी बोन शुरू हो जाती है, ठीक है, जो कि क्या होती है? स्पंज लाइक होती है, उसके अंदर छेद होते हैं, ठीक है। उसी छेद के अंदर जो उसका जो पेरिफेरल पार्ट यानी एपिफाइसिस वाला पार्ट होगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये सारी जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ MCQs हैं। जो एपिफाइसिस वाला पार्ट होगा उसके अंदर प्रेजेंट होता है रेड बोन मैरो, ठीक है। और उसके अंदर जो सिंपल जो स्पंजी बोन के अंदर भी एक कैनाल जा रही होती है जो कि कैविटी होती है, ठीक है। कैनाल मतलब होलो ट्यूब मींस के कैविटी। उस कैविटी के अंदर जो है ना येलो बोन मैरो प्रेजेंट होता है, और वहाँ से जो है वेसल्स भी जा रही होती हैं। अब देखें रेड बोन मैरो और येलो बोन मैरो का काम क्या है, ठीक है स्टूडेंट। सो ये मैं आपको बताती हूँ। मेरे पास जगह नहीं थी तो मैं इधर लिख रही हूँ, लेकिन आपने वहीं जो अपने पेज पर जब ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है तो रेड बोन मैरो के ही आगे आपने लिख देना है कि रेड बोन मैरो का फंक्शन क्या होता है और येलो बोन मैरो का फंक्शन क्या होता है। देखें रेड कलर से ही शो हो रहा है कि इसके अंदर जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनकी फॉर्मेशन होती है, ठीक है। रेड ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। रेड ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन होने के लिए हमें एक क्या चाहिए होता है? हार्मोन भी चाहिए होता है, और वो हार्मोन हमारे किडनी से आता है, ठीक है, हमारे किडनी से आता है, जिसका नाम क्या होता है? इराइथ्रोपोइटिन, ठीक है। ये नाम आप याद कर लें, ये एक इन्फॉर्मेशन इजाफी है, ये मैं आपको बता रही हूँ, इराइथ्रोपोइटिन, ठीक हो गया स्टूडेंट। और ये हेल्प करता है हमारे रेड ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन में। रेड ब्लड सेल्स को और क्या कहा जाता है? इराइथ्रोसाइट्स। तो ये सिंपल सा फंक्शन है हमारे रेड बोन मैरो का। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि हमारा जो येलो बोन मैरो है उसका क्या फंक्शन है। सो देखें येलो कलर से शो हो रहा है, ठीक है, येलो बोन मैरो। सो येलो कलर से शो हो रहा है कि इसके अंदर फैट्स की डिपोजिशन है। येलो बोन मैरो कोई चीज़ प्रोड्यूस नहीं करता, बल्कि जो फैट्स होते हैं वो स्टोर हुए हुए होते हैं येलो बोन मैरो में, ठीक है स्टूडेंट। ये फंक्शन है हमारे येलो बोन मैरो का। दोनों के फंक्शंस मैंने आपको बता दिए हैं। अब यहाँ पर मैं आपको क्रॉस सेक्शनल एरिया भी बनाकर दिखा देती हूँ बोन का, ठीक है। सो ये देखें जी, सबसे पहले हमने क्या बनाई थी? देखें सबसे पहले हमने बनाई उसकी जो आउटर लेयर, जिसे हमने क्या नाम दिया था? जिसे हमने कहा था एपिओस्टियम,
उसके बाद हमने जो है कम्पैक्ट बोन का स्ट्रक्चर बनाया, जो कि आउटर पार्ट होता है हमारी बोन का, ठीक है। और वो क्या होता है, वो सारे का सारा किससे मिलकर बना होता है, मिनरल्स वगैरह से। तो ये देखें, ये मैं आपको क्रॉस सेक्शनल एरिया दिखा रही हूँ कि मैंने बोन को जो है गोलाई से कट कर दिया, ठीक है। ये सारा हमारा क्या कहलाएगा, कॉम्पैक्ट बोन, जो कि हार्ड होती है, कॉम्पैक्ट बोन। इसके बाद हमारी जो है इनर लेयर आ जाती है, जो कि किससे मिलकर बनी होती है स्टूडेंट, जिसका क्या नाम होता है, कनेक्टिव टिश्यू की ही ये भी लेयर होती है, जिसका नेम क्या होता है, एंडोओस्टियम। तो ये क्या हो जाएगी, एंडोओस्टियम। इसके अंदर हमारी क्या स्टार्ट हो जाएगी, स्पॉन्जी बोन। सो ये देखें, ये सारा का सारा स्पॉन्ज है, स्पंज ही स्पंज है, ठीक है। अब इसके अंदर मैं रेड बोन मैरो नहीं बना सकती, क्योंकि वो कहाँ पर होगा, एपीफाइसिस में होता है, ठीक है। सो ये मैंने बीच में से कट किया। इसके अंदर ये देखें, ये आपको ये क्या हो गई, हमारी स्पॉन्जी बोन हो गई। इसको भी हाईलाइट कर लेते हैं जी, ये हमारी क्या हो गई, स्पॉन्जी बोन हो गई। सो इसके अंदर अब हमें ये कैनाल नज़र आ रही है ना, ये खाली जगह कैनाल, इसके अंदर हमारा जो येलो बोन मैरो होता है वो प्रेजेंट होता है, और साथ ही साथ इधर से ही इसके अंदर से ब्लड वेसल्स भी बाहर आ रही होती हैं, ठीक है। सो यहाँ पर हमारा बोन का स्ट्रक्चर कंप्लीट होता है। ये देख लें आप, एक इस डायग्राम से भी आपको सारी वही चीज़ें नज़र आ जाएंगी। आई होप इतना एक्सप्लेन करने पर आपको जो है बोन का स्ट्रक्चर अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। पहले हम बोन्स के फंक्शंस पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये भी आपको पढ़ना लाजमी है। सबसे पहले बोन का पहला फंक्शन क्या होगा कि ये हमें सपोर्ट प्रोवाइड करता है और शेप प्रोवाइड करता है। देखें, जो हमें हमारी जो पूरा स्ट्रक्चर है वो मेंटेन है किन किन की मदद से, इसमें जो स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व होते हैं, बोन्स, कार्टिलेज, जॉइंट्स, लिगामेंट्स, टेंडन्स, मसल्स, ये 6 चीज़ें टोटल जो हमारी मूवमेंट है उसको कंट्रोल कर रहे होते हैं। और जिसमें जो मेन 2 पार्ट हैं वो हमारे बोन्स और मसल्स हैं, ठीक है। और बोन्स को फिर आपस में जोड़ने के लिए जॉइंट्स, कार्टिलेज, टेंडन्स, लिगामेंट्स, ये सब कुछ यूज़ हो रहे होते हैं। टेंडन्स, लिगामेंट्स क्या होते हैं मैं आपको आगे बताऊंगी, ठीक है। सो सबसे पहला इनका मेन फंक्शन क्या है कि ये सपोर्ट और शेप प्रोवाइड करते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि ये इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करते हैं। हमने पढ़ा था ना रिब्स, अभी हम आगे रिब्स पढ़ेंगे। तो जो रिब्स होती हैं वो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को क्या कर रही होती हैं, प्रोटेक्ट कर रही होती है। जैसे यहाँ पर हार्ट होगा, यहाँ पर जो है हमारे लंग्स होंगे, यहाँ किडनीज वगैरह, तो इन सब को प्रोटेक्ट कौन कर रहे होते हैं, हमारी रिब्स। रिब्स भी एक्चुअली क्या हैं, बोन्स ही हैं। इससे नेक्स्ट फंक्शन है कि ये हमें मूवमेंट में हेल्प करता है, यस बिल्कुल सही। नेक्स्ट फंक्शन है मिनरल होम्योस्टेसिस, ये एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है। अब बताएं कि मिनरल होम्योस्टेसिस में किस तरह से हमारा जो बोन है वो हेल्प करती है। मैं आपको यहाँ पर बनाकर समझाती हूँ। ये हमारी एक बोन आ गई, ठीक है स्टूडेंट, ये हमारी क्या है, बोन है। अब मिनरल्स हमने पढ़े हैं कि क्या होते हैं, कैल्शियम और फॉस्फोरस होते हैं, ठीक है। अब वो मिलकर ही होते हैं, मतलब कैल्शियम फॉस्फेट फॉर्म में होते हैं या फिर कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म में होते हैं। सो ये हमारी बोन आ गई, और यहाँ पर हमारी जो है ब्लड वेसल्स आ गई, ठीक है। ये हमारी आर्टरी या कोई भी ब्लड वेसल्स हो सकती हैं। अब देखें मिनरल होम्योस्टेसिस, होम्योस्टेसिस का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज़ को जो है ना, मतलब रेंज में रखना, कंट्रोल में रखना। सो हमें पता है कि हमारे जो बोन होती है उसके अंदर क्या होता है, कैल्शियम आयन होता है। सो मिनरल होम्योस्टेसिस में बोन किस तरह से हेल्प करती हैं कि जब अगर बोन में कैल्शियम ज़्यादा हो जाए तो वो हमारे ब्लड को ट्रांसफ़र कर देती है, जब हमारे ब्लड में कैल्शियम की कमी हो। इसी तरह जब हमारे ब्लड में कैल्शियम अगर ज़्यादा हो जाए तो जो हमारा ब्लड वेसल है उससे जो कैल्शियम आयंस होते हैं वो हमारी बोन में चले जाते हैं। सो इस तरह से बोन और जो ब्लड वेसल है उसके अंदर कैल्शियम का ट्रांसफ़र होता रहता है, ठीक है। सो क्या होता है, कंट्रोल रहता है, होम्योस्टेसिस रहती है मिनरल्स की, कि अगर ब्लड में ज़्यादा हो जाए तो बोन में आ जाता है, बोन में ज़्यादा हो जाए तो ब्लड में चले जाता है। तो क्या हो रहा है, एक कंट्रोल मैनर में जो है प्रोसेस चल रहा है, तो इसी को मिनरल होम्योस्टेसिस कहते हैं। और इसके अंदर 2 हार्मोन यूज़ होते हैं, कैल्सिटोनिन और पैराथॉर्मोन, वो हम हार्मोन्स वाले चैप्टर में कवर करेंगे, ठीक हो गया स्टूडेंट। सो ये वाला इंपॉर्टेंट फंक्शन था, इस पे से एमसीक्यू आ सकता है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है हमारी बोन्स का वो है हीमोपोइसिस। हीमोपोइसिस किसे कहते हैं, हीमो की स्पेलिंग होती है ये, ठीक है, हीमोपोइसिस। अब हीमोपोइसिस किसे कहते हैं, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स। मैंने आपको पीछे बताया था ना कि हमारे जो बोन है उसके रेड बोन मैरो के अंदर क्या हो रहा है, ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन हो रही होती है, रेड ब्लड सेल्स की। तो रेड ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन को क्या कहा जाता है, हीमोपोइसिस। सो ये भी किसका फंक्शन है, बोन का फंक्शन है, ठीक है। इसको आपने ये सारे फंक्शंस इंपॉर्टेंट है, याद करना है। नेक्स्ट अब हम चलेंगे बोन्स की
बोन के सेल्स की टाइप्स पर। जो कार्टिलेज है उसमें एक ही तरह का जो है सेल प्रेजेंट होता है, बोन्स में 3 डिफरेंट टाइप्स के सेल्स प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले जो स्टेम सेल होता है ना, मतलब एक स्टेम सेल जिससे आगे के तमाम सेल्स जो है ना बोन्स के वो ड्राइव्ड होने हैं, उस सेल का नेम होता है ओस्टियोजेनिक सेल। और ये क्या होता है, स्टेम सेल होता है और इसके अंदर कैपेसिटी होती है डिवाइड करने की। ये आपको डायग्राम नज़र आ रही है। इसी से जो है हमारा आगे के जो सेल्स होते हैं वो ड्राइव होते हैं, डिवाइड होते हैं। ये ओस्टियोजेनिक सेल डिवाइड करते हैं और डिफरेंट सेल्स बनते हैं। अब ओस्टियोजेनिक ने डिवाइड किया तो हमारे पास पहला सेल बना ओस्टियोब्लास्ट। ओस्टियोब्लास्ट क्या है, बोन फॉर्मिंग सेल है, मतलब बोन का पूरा स्ट्रक्चर बनाने वाला जो सेल है वो ओस्टियोब्लास्ट होता है, ठीक है। और ये ओस्टियोब्लास्ट क्या होता है, ये मैट्रिक्स सिक्रीट करता है। जैसे कार्टिलेज का कॉन्ड्रोसाइट सिक्रीट करते थे, तो ये ओस्टियोब्लास्ट जो है ना ये क्या करते हैं, मैट्रिक्स को सिक्रीट करते हैं अपने इर्द गिर्द। लेकिन ये बात याद रखनी है कि ये अनमिनरलाइज्ड होता है, मतलब मिनरल्स अभी तक बोन में डिपॉजिट नहीं हुए, ठीक है। मतलब जब बोन्स ग्रो कर रही हैं तो कौन से सेल प्रेजेंट होगा, ओस्टियोब्लास्ट। उसके बाद ओस्टियोब्लास्ट से ही आगे ओस्टियोसाइट्स बनते हैं। जब ओस्टियोब्लास्ट ने मैट्रिक्स अपने इर्द गिर्द सिक्रीट कर लिया तो वो क्या हो गया, मैच्योर बोन सेल बन गया। तो मैच्योर बोन सेल को ओस्टियोसाइट्स कहते हैं, मैच्योर बोन सेल को कहते हैं ओस्टियोसाइट्स। और इसका क्या होता है कि ये मैट्रिक्स से सराउंड हुआ होता है। अब इसने खुद मैट्रिक्स सिक्रीट नहीं करना, ओस्टियोब्लास्ट ही जब अपने इर्द गिर्द कंप्लीट मैट्रिक्स सिक्रीट कर लेगा तो वो सेल कन्वर्ट हो जाएगा ओस्टियोसाइट में, वो सेल ओस्टियोसाइट कहलाएगा। और फिर उसके इर्द गिर्द जो है मिनरल से वो बोन जो है हार्डेंड हो जाएगी, तो वो क्या कहलाएगा, ओस्टियोसाइट सेल कहलाएगा। अगर हम देखें ना तो ओस्टियोब्लास्ट ओस्टियोसाइट एक ही सेल है, सिर्फ ओस्टियोब्लास्ट ने जब तमाम मैट्रिक्स सिक्रीट कर दिया तो फिर वो क्या कहलाएगा, ओस्टियोसाइट। अब इसका अगर फंक्शन देखा जाए तो ये है बोन की शेप को मेंटेन रखने में मदद करता है। उसके अलावा जो कैल्शियम आयंस है ना उसको भी, उसका जो अमाउंट है उसको भी रेगुलेट करता है। इसके बाद एक और ओस्टियोजेनिक सेल्स होते हैं जिनका नाम होता है ओस्टियोक्लास्ट। ओस्टियोक्लास्ट का मतलब होता है जो कि बोन को डिसॉल्व करने वाले सेल हैं। तो बोन को खाने वाले जो सेल होते हैं वो ओस्टियोक्लास्ट होते हैं। इनका काम क्या होता है, ये बोन की रिजॉर्प्शन में मदद करते हैं और बोन को रिपेयर, जब बोन ने दोबारा से रिपेयर होना होता है ना तो काफ़ी जगह पर बोन का कुछ स्ट्रक्चर ऐसा होता है जो कि डिसॉल्व होना होता है, तो उसको डिसॉल्व करने में कौन से सेल मदद कर रहे होते हैं, ओस्टियोक्लास्ट। उसके अलावा कैल्शियम आयंस की मेंटेनेंस में भी ये जो हैं आयंस, ये जो बोन सेल्स हैं ये मदद करते हैं। अब इनको याद करने की ट्रिक सुन लें। देखें, ओस्टियोब्लास्ट बी से मतलब बनाने वाले सेल, मतलब जो कि बोन के स्ट्रक्चर को बनाएंगे। सो ये एक सिंपल प्यारा सा एक सेल है जो कि क्या करेगा, ओस्टियोब्लास्ट जो कि बनाएगा हमारी बोन को, ठीक है, मासूम सा। उसके बाद ओस्टियोसाइट। ओस्टियोसाइट देखें एक बिल्कुल चुप सा इंसान है, ठीक है, मतलब कि शांत रहने वाला, क्योंकि ये मैच्योर हो चुका है। अब ओस्टियोक्लास्ट देखें सी से क्या शुरू होता है, मतलब कि काटना, मतलब बोन को काटने वाला सेल, मतलब बोन को डिसॉल्व करने वाला सेल क्या होगा, ओस्टियोक्लास्ट। इसको देखें हम मॉन्स्टर से दांतों वाला बना देते हैं ताकि आपको समझ आ जाए ये क्या है, बोन को काटने वाला सेल, डिसॉल्व करने वाला सेल है। उसके अलावा ये भी एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि जो ओस्टियोक्लास्ट होता है वो मल्टी न्यूक्लिएट होता है, मतलब इसमें न्यूक्लियस बहुत ज़्यादा होते हैं। जबकि आप बाकी में देखेंगे सिर्फ एक एक न्यूक्लियस होता है, सिर्फ वो ओस्टियोक्लास्ट है जिसके अंदर एक से ज़्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। सो यहाँ पर हमारा जो बोन का टॉपिक है, कार्टिलेज और बोन, वो दोनों टॉपिक क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं। बहुत ही ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिसको मैंने एक्सप्लेन किया है। आई होप आपको अच्छे से समझ आई होगी। अब हम जो है बोन और कार्टिलेज में एक सिंपल सा डिफरेंस देखते हैं, ठीक है, कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है। सबसे पहले मीजेनकाइमल सेल, जो कार्टिलेज हैं वो भी मीजेनकाइमल सेल से मिलकर बने होते हैं और बोन्स भी मीजेनकाइमल सेल से ही मिलकर बने होते हैं। स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो कार्टिलेज क्या होता है, सॉफ्ट स्ट्रक्चर होता है, सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बना होता है, ठीक है। और जो हमारी बोन है वो क्या होती है, हार्ड कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी होती है। ये स्ट्रक्चर का डिफरेंस आ गया। कंपैरिजन करें तो वेस्कुलराइजेशन, तो कार्टिलेज में वेस्कुलराइजेशन नहीं होती, मतलब ब्लड वेसल्स एब्सेंट होती हैं, जबकि बोन्स में प्रेजेंट होती है। इनरवेटेड, अब देखिए इनरवेटेड का मतलब है कि जिसके अंदर नर्व्स प्रेजेंट हों, ठीक है। नर्व्स हमने पढ़ा है ना, न्यूरल सिस्टम, तो नर्व्स जिसमें प्रेजेंट होंगी वो कहलाएगा इनरवेटेड। तो अब अगर कार्टिलेज में नर्व वेसल्स प्रेजेंट नहीं होती तो ये नॉन इनरवेटेड होगा और बोन्स इनरवेटेड होंगी। लिविंग सेल की अगर बात की जाए तो कार्टिलेज के लिविंग सेल्स कहलाता है, क्या नाम होता है इसका, कॉन्ड्रोसाइट्स, ठीक है, क्या नाम होगा, कॉन्ड्रोसाइट्स। और बोन्स के अगर लिविंग सेल की बात की जाए तो वैसे तो 3 टाइप्स के सेल होते हैं, लेकिन अगर हम मैच्योर सेल की बात की जाए तो क्या कहलाएगा, ओस्टियोसाइट्स। ठीक हो गया स्टूडेंट, ओस्टियोसाइट। ये आपको इधर शायद सही से लिखा हुआ नजर ना आ रहा हो क्योंकि जगह छोटी होती है, लेकिन जो मैं बोल रही हूँ तो आप साथ साथ लिखते रहें। आउटर मेम्ब्रेन की अगर हम बात करें तो कार्टिलेज के आउटर मेम्ब्रेन का क्या नाम होता है, एपिकॉन्ड्रियम, ठीक है, एपिकॉन्ड्रियम।
और अगर बोन की बात की जाए तो क्या नाम होता है, एपिओस्टियम। रिपेयरिंग की बात की जाए तो हमने पढ़ा था कार्टिलेज की रिपेयरिंग स्लो होती है और बोन की रिपेयरिंग फास्ट होती है, रिपेयर जल्दी हो जाती है बोन। तो ये एक कंपैरिजन था, ठीक है, बोन और कार्टिलेज में। अब हम अपने एक मेन टॉपिक जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डिवीजन ऑफ ह्यूमन स्केलेटन, उसको पढ़ेंगे। डिवीजन ऑफ ह्यूमन स्केलेटन के लिए मैंने सिंपल आपको इतने आसान वे में सिखाऊंगी और 3D एनिमेशंस भी साथ शो करूंगी कि आपको ये टॉपिक अभी के अभी याद हो जाएगा। सो स्टूडेंट, अब हम ह्यूमन स्केलेटन को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि हमारा जो ह्यूमन स्केलेटन है उसके अंदर बोन्स के हैं कितनी और उनके नेम्स क्या हैं। तो मैंने इसके लिए एक बहुत ही बेहतरीन सा माइंड मैप बना लिया है, ठीक है, जिसके ज़रिए मैं आपको ह्यूमन स्केलेटन पढ़ाऊँगी, जिसमें मैं आपको बोन्स के नेम, बोन्स के नंबर और उनको याद करने की ट्रिक्स शेयर करूँगी। इसके बाद आपको 3D एनिमेशंस के ज़रिए कौन सी बोन कहाँ पर प्रेजेंट होती है वो भी बताने वाली हूँ। सो अगर आप ये लेक्चर केयरफुली अटेंड करेंगे तो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आपको ये जो ह्यूमन स्केलेटन है वो फिंगर टिप्स पर होने वाला है। और स्टूडेंट, यहाँ से आपकी बायो की असाइनमेंट स्टार्ट होती है कि आप सब ने मुझे ये ह्यूमन स्केलेटन का जो माइंड मैप है, फ्लो चार्ट, वो आपने बनाना है लाजमी। ये आपकी आज की असाइनमेंट होगी, ठीक है। सो आप भी नोटबुक लेकर बैठ जाएं और साथ साथ बनाएं, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। यस, सो सबसे पहले देखते हैं कि ह्यूमन स्केलेटन में टोटल कितनी बोन्स होती हैं, ठीक है। सो हमारा जो ह्यूमन स्केलेटन है इसके अंदर टोटल 206 हड्डियाँ होती हैं और एक जो ह्यूमन मतलब जो चाइल्ड होता है उसके अंदर टोटल 300 बोन्स होती हैं, जिसमें से कुछ बोन्स जो हैं जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है तो वो क्या होती जाती हैं, वो सारी की सारी बोन्स जो हैं डिज़ोल्व होती जाती हैं, ठीक है स्टूडेंट। सो अब ह्यूमन स्केलेटन को मेनली जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। अब वो 2 पार्ट्स कौन कौन से हैं, एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन। अब स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होती है कि कौन से पार्ट्स अपेंडिकुलर में शामिल होंगे और कौन से पार्ट एक्सियल में शामिल होंगे, ठीक है। तो इसके लिए ये देखें, सबसे पहले हम एक ह्यूमन बीइंग ड्रॉ करते हैं, ऐसे करके बिल्कुल हमने अच्छा सा ह्यूमन बीइंग ड्रॉ करना है। अब किसी ने इस ह्यूमन बीइंग का मजाक नहीं बनाना, ठीक है, इसी तरह से बस ड्रॉ हो गया, ठीक है। अब ह्यूमन स्केलेटन हमने ड्रॉ किया है। अब देखें, अगर हम ह्यूमन स्केलेटन को सेंटर में से कट करें, ठीक है, सेंटर का मतलब क्या होता है, उसका जो एक्सिस है, सेंटर में से अगर हम इक्वल पार्ट में कट करते हैं तो वो बोन्स या फिर वो पार्ट जो कि हमारे एक्सिस को टच करे वो तमाम पार्ट्स आ जाएंगे, वो तमाम की तमाम बोन्स आ जाएंगी हमारे एक्सियल स्केलेटन में, ठीक हो गया स्टूडेंट। और पीछे फिर जो ये अपेंडिजेस बच जाते हैं, अपेंडिजेस का मतलब है जो चीज़ निकल रही हो, ठीक है, मतलब चीज़ें निकलना किसी जगह से। तो ये देखें, ये एक्सिस से बाहर आ रही हैं, ठीक है, मतलब ये एक्सिस पे टच नहीं हो रही। तो हमारे जो लिम्स होते हैं वो आ जाते हैं और गर्डल्स आ जाते हैं, ठीक है, ये गर्डल्स आ गए। तो ये हमारे कौन से शामिल हो जाते हैं, कौन से स्केलेटन में, अपेंडिकुलर स्केलेटन में। अब आपको अगर ये बात समझ आ गई तो आपको कभी भी कन्फ्यूजन नहीं होगी कि एक्सियल में कौन से पार्ट आने हैं और अपेंडिकुलर में कौन से पार्ट आने हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब सबसे पहले हम इसके नंबर भी लिखते हैं कि कौन सी बोन कितनी है। एक्सियल स्केलेटन में हमारे टोटल 80 बोन्स आती हैं और अपेंडिकुलर स्केलेटन में हमारी 126 बोन्स आती हैं, ठीक है स्टूडेंट। कैलकुलेशन का आपने भी ध्यान रखना है। सो ये हो गया। अब सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हमारा एक्सियल स्केलेटन को, ठीक है। सो एक्सियल स्केलेटन की तरफ चलते हैं जी। एक्सियल स्केलेटन को मेनली जो है 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। ये देखें जी, एक्सियल स्केलेटन के 4 पार्ट्स होते हैं। इसके अंदर शामिल होता है स्कल, हमारा स्कल शामिल होता है, यानी कि जो हमारा खोपड़ा है, खोपड़ी जो हमारी है जिसने हमारा फेस और ब्रेन वगैरह को कवर किया हुआ वो स्कल होता है। फिर आता है स्टर्नम, स्टर्नम जो हमारी मिडल जो चेस्ट की बोन है वो स्टर्नम कहलाती है। उसके बाद रिब्स यानी पसलियाँ, वर्टिब्री यानी हमारी जो रीढ़ की हड्डी है उसके कितने जो है वर्टिब्राज हैं वो सारे आ जाते हैं वर्टिब्री में, ठीक है। सो ये 4 पार्ट्स हैं एक्सियल स्केलेटन के, स्कल, स्टर्नम, रिब्स, वर्टिब्री। और अब आप इन सबको देखें तो ये सारे पार्ट्स हमारे जो सेंटर है एक्सिस है उसको टच कर रहे हैं,
लाजमी तौर पर कर रहे हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम देखते हैं स्कल जो है ना हमारा, इसके अंदर टोटल कितनी बोन्स होती हैं स्टूडेंट, यानी कि जो हमारा खोपड़ा है, ठीक है, इसके अंदर टोटल कितनी बोन्स होंगी, इसके अंदर टोटल 29 बोन्स होती हैं। बट पंजाब टेक्स्ट बुक में स्कल की टोटल बोन्स 22 लिखी गई हैं। ये इसलिए क्योंकि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ हमारा जो क्रेनियम, ठीक है, यानी कि हमारा जो ब्रेन है उसकी बोन्स को डिस्कस किया हुआ है, और जो हमारे फेशियल बोन्स हैं यानी जो हमारे फेस के एरिया को कवर करते हैं उन्होंने सिर्फ इन बोन्स को डिस्कस किया हुआ है। हालांकि इनके अलावा हमारे एयर की बोन्स भी होती हैं और एक स्पेशल बोन भी होती है जिसका मैं आपको बताती हूँ, तो उनके नेम भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, सो मैं कंसीडर करके चलूँगी यहाँ पर कितनी बोन्स हैं, 29 बोन्स। ठीक है, अब चलें इसको देखते हैं कि वो बोन्स हैं कौन कौन सी। सो हमारे स्कल को भी 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, जिसमें से कौन कौन सी आ जाती है हमारी, पहला पार्ट आ जाता है हमारा क्रेनियम। क्रेनियम का पार्ट वो है जो कि हमारे ब्रेन को कवर करता है, इसीलिए इसको ब्रेन बॉक्स भी कहा जाता है। हमारे ब्रेन को जो पार्ट कवर करेगा वो होगा क्रेनियम। उसके बाद जो हमारे प्यारे से फेस को कवर करेगा वो हो जाता है फेशियल बोन्स। हमारी एयर में जो बोन्स होती हैं वो हो जाती हैं एयर ऑसिकल्स, और एक जो स्पेशल बोन है हायोइड बोन। ठीक है, ये भी हमारे स्कल में ही आती है और इसका क्या काम है ये मैं आपको बताती हूँ। सो ये बोन्स हो गई। ठीक है, अब ये कितनी कितनी बोन्स होती हैं, ठीक है, सो अब ये देखते हैं। ठीक है, और इनके नाम भी याद करते हैं। स्कल के 4 पार्ट्स हैं, क्रेनियम, फेशियल, एयर ऑसिकल्स और हायोइड बोन। अब सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हमारे क्रेनियम को। सो क्रेनियम में टोटल 8 बोन्स होती हैं। अब इसके लिए मैं आपको सबसे पहले निमोनिक्स बताऊंगी जिसके ज़रिए आपने इसको याद रखना है। तो क्रेनियम आपने इस तरह से याद रखना है, क्रेनियम इज़ अ सेट ऑफ 8, ठीक है, 8 पीसीज। क्रेनियम इज़ अ सेट ऑफ 8 पीसीज। ठीक है, दोबारा बोलें, क्रेनियम इज़ अ सेट ऑफ 8 पीसीज। अब देखें इससे कौन कौन सी बोन बनती है। एस से बनती है सेफनॉइड बोन, ई से बनती है एथमॉइड बोन, टी से बनती है टेम्पोरल, ओ से ऑक्सीपिटल, एफ से फ्रंटल, 8 से इसके नंबर वाजे हो रहे हैं कि क्रेनियम में 8 बोन्स होती हैं। पीसीज से बनती है पेराइटल। ठीक है स्टूडेंट, दोबारा एक बार मेरे साथ पढ़ेंगे, क्रेनियम इज़ अ सेट ऑफ 8 पीसीज, सेफनॉइड, एथमॉइड, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल, फ्रंटल, पेराइटल, और ये टोटल कितनी होती हैं 8 बोन्स। अब किस तरह से 8 बोन्स होती हैं, नंबर देख लेते हैं कि इसमें से पेयर्ड कौन सी है और अनपेयर्ड कौन सी है। सेफनॉइड 1 होती है, एथमॉइड भी 1 होती है, टेम्पोरल बोन पेयर्ड हैं, ऑक्सीपिटल भी 1 बोन होती है, फ्रंटल भी 1 बोन होती है, और पेराइटल जो है ये भी पेयर्ड बोन्स हैं। ठीक है स्टूडेंट, सो अब देखें, अब इसमें से आपको याद क्या रखना है, सिर्फ टेम्पोरल और पेराइटल को याद रख लें कि टेम्पोरल और जो पेराइटल बोन्स हैं ये पेयर्ड बोन्स हैं। उसके अलावा बाकी फिर जितनी भी होंगी वो क्या होंगी, अनपेयर्ड होंगी। टेम्पोरल और पेराइटल पीटी ये क्या है, पेयर्ड बोन्स हैं। ठीक है, क्रेनियम में पेयर्ड बोन्स कम होती हैं और अनपेयर्ड बोन्स ज़्यादा होती हैं। ठीक है, क्रेनियम इज़ अ सेट ऑफ 8 पीसेस, सेफनॉइड, एथमॉइड, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल, फ्रंटल, पेराइटल, और पीटी यानी कि टेम्पोरल और पेराइटल पेयर्ड बोन्स हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गई। अब हम चलते हैं आगे फेशियल बोन्स की तरफ। अच्छा, अब ये बोन्स जो है प्रेजेंट कहाँ कहाँ पर होते हैं ये मैं आपको आगे 3D एनिमेशन के ज़रिए से दिखाऊंगी और उनकी लोकेशन बताऊंगी। ठीक है स्टूडेंट, सो अब चलते हैं फेशियल बोन्स की तरफ। ये देखें, ये अब आ गई हमारी फेस की बोन्स। सो अब इनके लिए भी मेरे पास निमोनिक है। सबसे पहले मैं निमोनिक शेयर करती हूँ, फिर आपको जो है नेम्स याद कराऊंगी तो ईजिली याद हो जाएंगे। फेशियल बोन्स को याद करने के लिए हम मेरे पास निमोनिक है, माई ज़ेब्रा लाइक्स। ठीक है, लाइक्स। अब यहाँ पर आगे हम लिखेंगे, इस कलर से मैं लिखती हूँ, टू ईट। ठीक है, लाइक्स टू ईट 14। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा इंटर, इसके आगे ही हम लिखेंगे इंटर नेशनल पिज़्ज़ा वेरी मच। ठीक है स्टूडेंट,
हाँ जी, फेशियल बोन्स के लिए हमारा निमोनिक क्या है? माई जेब्रा लाइक्स टू ईट 14 इंटरनेशनल पिज्ज़ाज वेरी मच। ठीक है, दोबारा पढ़ें, माई जेब्रा लाइक्स टू ईट 14 इंटरनेशनल पिज्ज़ाज वेरी मच। अब देखें फेशियल बोन्स, पहला तो इसके अंदर आपको नंबर याद होगा कि फेशियल बोन्स टोटल होती कितनी है? 14। ठीक है, 14 बोन्स होती हैं फेशियल बोन्स। ठीक है, और देखें क्योंकि ये खाने की बात हो रही है तो खाया किससे जाता है? माउथ के ज़रिए, तो इसलिए आपको याद रहेगा कि फेस से रिलेटेड है। ठीक है, अब देखें यहाँ पर क्या क्या आता है? माई से मैक्सिला, जेब्रा से जाइगोमेटिक जो कि हमारी चिक्स बोन्स होती हैं, लाइक से लैक्रिमल। अब टू ईट जो है ये बस निमोनिक को पूरा करने के लिए लगाया गया, 14 से नंबर वाजे हो रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा आई से इंफीरियर नेज़ल कॉन्का आ जाते हैं, नेशनल से नेज़ल, पिज़्ज़ा के पी से पैलेटाइन, वी से वॉमर, एम से मैंडिबल। ठीक है स्टूडेंट, याद हो गया आपको? माई जेब्रा लाइक्स टू ईट 14 इंटरनेशनल पिज्ज़ाज वेरी मच, एम से मैक्सिला, जेड से जाइगोमेटिक, एल से लैक्रिमल, इंफीरियर, आई से इंफीरियर नेजल कॉन्काई और एन से नेजल, पी से पैलेटीन, वी से वॉमर, एम से मैंडिबल। ठीक है, 14 बोन्स हो गई। अब ये कौन सी पेयर्ड होती है, कौन सी अनपेयर्ड, अब हम इसको याद करते हैं। सो ये देखें स्टूडेंट जी, देखें अब क्रेनियम के अंदर क्या होता है? पेयर्ड बोन्स कम होती हैं, अनपेयर्ड ज़्यादा। तो हम क्या करते थे? हम याद करते थे कि जो पेयर्ड हैं उनको याद कर लिया पीटी से, ताकि बाकी की फिर अनपेयर्ड होंगी। अब इसके अंदर जो फेशियल बोन्स होती हैं इसके अंदर पेयर्ड ज़्यादा होती हैं, अनपेयर्ड कम होती हैं। ठीक है, मैं आपको नंबर लिख के देती हूँ। मैक्सिला 2, जाइगोमेटिक भी 2, लैक्रिमल भी 2, इन्फीरियर कॉन्काई भी 2, नेज़ल भी 2, पैलेटीन भी 2। ठीक है, वॉमर 1 और मैंडिबल 1। ठीक है, ये आपने याद रखना है। सिर्फ आपने वॉमर और मैंडिबल यानी कि एंड की जो 2 बोन्स हैं वो अनपेयर्ड होंगी। ठीक है, ये आपने याद कर लेना है। अब वॉमर क्या होती है? जो हमारे नाक में जो सेंटर में जो ट्रायंगुलर हड्डी होती है वो वॉमर है, और मैंडिबल क्या? हमारा जो लोअर जा है। ठीक है, यानी हमारा नीचे का जो जबड़ा है इसकी जो बोन है ये क्या है? ये है अनपेयर्ड बोन। ठीक है, अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो मैंडिबल होता है ना, सिर्फ ये एक मूवेबल जॉइंट है हमारे पूरे स्कल में। ठीक है, आप हिला के देखें, सिर्फ आपका ये जो है आप बात कर सकते हैं किस वजह से? क्योंकि आपका जो मैंडिबल है वो मूव करता है। ठीक है, सो सिर्फ एक मैंडिबल हमारे जो पूरे स्कल में मूवेबल जॉइंट है, उसके अलावा बाकी सारे क्या है? इमूवेबल जॉइंट है। ठीक है, सो ये यहाँ से इम्पॉर्टेंट पॉइंट था, इसको भी आपने याद करना है। सो यहाँ तक हो गया, हमारी क्रेनियम और फेशियल बोन्स हो गई। अब हम चलते हैं आगे एयर ऑसिकल्स की तरफ। ठीक, एयर ऑसिकल्स में 3 बोन्स आती हैं। ठीक है, हमें पता है कि हमारे कान में 3 हड्डियाँ होती हैं। ठीक है, अब इसके लिए अच्छा जी, अब सबसे पहले मैं आपको इसके नंबर बता दूं। टोटल एयर ऑसिकल 6 होती हैं, मतलब 3 एक कान की हड्डियाँ, 3 एक कान की हड्डियाँ, तो टोटल 6 हो गई। इसके लिए सिंपल सा निमोनिक है, निमोनिक कर लें ना करें फिर भी आपको ईजिली ये तो याद हो ही जाएगा, मिस। ठीक है, एयर ऑसिकल्स के लिए, क्योंकि देखें टीचर ज़्यादातर कान पकड़ के स्टूडेंट्स को पनिश करती है ना, तो इसलिए मिस से आपने याद रख लेना। वैसे तो ये आपको वैसे भी याद हो जाएगा। ठीक है, एम से मैलस, आई से इंकस और एस से स्टेप्स, ये 3 बोन्स होती हैं एयर की। ठीक है, और ये दोनों क्या होती हैं? पेयर, 2 2 2, 1 2 2 होती हैं। अब इसमें से भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि स्टेप्स जो है ये सबसे स्मॉलेस्ट बोन है हमारे पूरी बॉडी में। सो ये भी एक यहाँ से एमसीक्यू बन सकता है। ठीक है, एक वहाँ से एमसीक्यू बताया मैंडिबल का, यहाँ से एक एमसीक्यू आ सकता है कि सबसे स्मॉलेस्ट बोन कौन सी होती है, तो वो स्टेप्स होती है और कान की हड्डी होती है। ठीक हो गया स्टूडेंट, यहाँ तक हो गया। अब आगे हम पढ़ेंगे हायोइड बोन क्या होती है। सो व्हाट इज़ हायोइड बोन? ठीक है, हायोइड बोन सिंपल एक हमारी बोन है। ठीक है, हमारे स्कल में आती है, जो कि हमारी ज़बान से जो नीचे करके है हिस्सा उधर होती है, और ये एक वाहिद बोन है जो कि हमारे पूरे स्केलेटल सिस्टम में किसी और बोन से अटैच नहीं होती। इसका भी एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज आ सकता है, और ये सिर्फ एक बोन होती है। ठीक है, कि टोटल वो कौन सी बोन है जो कि और किसी बोन से अटैच नहीं होती, तो वो है हायोइड बोन। ठीक हो गया स्टूडेंट, यहाँ पर हमारा स्कल होता है कंप्लीट। अब मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ।
ये देखें, ये हमारे स्कल के जो भी पार्ट्स हैं, इसका ये सारी मैंने बोन्स लिख दी हैं। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें ताकि बाद में जब आप ड्रॉ करें तो आप यहाँ से एक बार रिवाइज कर सकें, ठीक है। अब देखें, क्रेनियम की 8 बोन्स, फेशियल की 14, एयर ऑसिकल्स की 6, हाइयोइड की 1, टोटल मिला के कितनी हो गई 29। और अगर हम पंजाब टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग देखें तो सिर्फ क्रेनियम और फेशियल को लिया जाता है, इसलिए देखें 8 और 14 कितनी होती है 22 बोन्स, ठीक है। हमारा स्कल यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम आगे पढ़ेंगे स्टर्नम। व्हाट इज स्टर्नम? सो स्टर्नम सिंपल एक मिड चेस्ट की बोन होती है, ठीक है। यानी हमारे जो चेस्ट कैविटी है उसमें सिंपल सेंटर में एक न्यू करके इस तरह की बोन होती है, जिससे हमारी रिब्स जो हैं वो अटैच्ड हुई होती हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो ये जो सेंट्रल बोन होती है इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है स्टर्नम, ठीक है स्टूडेंट। सिंपल सा था। अब चलते हैं आगे, जो हमारा मेन टॉपिक है वो क्या है? वो है हमारा रिब्स आ गई, ठीक है। अब रिब्स को जो है तीन हिस्सों में क्लासिफाई किया जाता है। अब वो किस तरह से, वो डिपेंड करता है कि वो किस तरह से अरेंज्ड हैं, ठीक है। सबसे पहले ट्रू रिब्स आ जाती हैं, ठीक है। अब ट्रू रिब्स क्या होंगी? ट्रू रिब्स वो हैं जो कि डायरेक्टली स्टर्नम से अटैच्ड हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारी स्टर्नम बोन है, ठीक है। अब जोन सी रिब्स, सबसे पहले स्टूडेंट ये कि जो रिब्स हैं वो 12 पेयर्स होते हैं, यानी कि टोटल 24 रिब्स होती हैं, ठीक है। पेयर फॉर्म में 12 पेयर्स होते हैं और 24 रिब्स होती हैं। सो क्या है, पहले जो ट्रू रिब्स क्या होंगी? जो कि डायरेक्टली अटैच होती हैं स्टर्नम से, यानी कि ये रिब्स डायरेक्टली स्टर्नम से अटैच हुई होती हैं। और ये कितनी होती हैं स्टूडेंट? तो ये रिब्स होती हैं 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 7 जो पेयर है ना, मतलब कि 14 बोन्स, ठीक है, 14 रिब्स या फिर 7 पेयर्स, ये हमारे स्टर्नम से डायरेक्टली अटैच्ड होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हमारे जो, इस कलर से मैं ड्रॉ करती हूँ, नेक्स्ट हमारे जो 8 9 10 3 पेयर्स आते हैं ना, 8 9 10, हमारे नेक्स्ट जो 3 पेयर्स होते हैं ना वो हमारे रिब्स से, हमारे स्टर्नम से इनडायरेक्टली अटैच्ड होते हैं एक कोस्टल आर्च के ज़रिए से, ठीक है। ये देखें, ये हमारी रिब्स आ गई। ये देखें, ये जो 3 पेयर हैं 8 9 और 10, ठीक है, 3 पेयर्स या फिर टोटल कितनी हो जाएंगी 6 रिब्स, ये हमारे स्टर्नम से डायरेक्टली अटैच नहीं होती बल्कि इनडायरेक्टली एक कोस्टल आर्च के ज़रिए अटैच होती हैं। अब कोस्टल आर्च अगर यहाँ से हमसे पूछ लिया जाए कोस्टल आर्च क्या होता है, तो कोस्टल आर्च दरअसल क्या है, एक कार्टिलेज है, ठीक है, कार्टिलेज है, ठीक है, जिसके ज़रिए से हमारी बोन्स, हमारी रिब्स हमारे स्टर्नम से अटैच्ड होती हैं। कौन कौन से पेयर? 8 9 10 पेयर, यानी कि 6 बोन्स, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब एंड पे हमारे पास कितने पेयर्स बच गए? 2 पेयर्स, ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि 12 पेयर्स होते हैं ना, तो एंड पे जो हमारा 11 और 12th पेयर है, यानी कि टोटल कितनी बोन्स? 4 बोन्स, 4 रिब्स, ये फ्री फ्लोटिंग होती है, ठीक है। यानी कि अगर ये स्टर्नम है, यहाँ वाली मैंने आपको बना के दिखा दी थी, तो ये वाली जो होती है ना फ्री फ्लोटिंग, यानी ये पीछे की साइड से जुड़ी हुई होती है लेकिन आगे आकर ये स्टर्नम से अटैच्ड नहीं होती, इसी वजह से इनको फ्री फ्लोटिंग कहा जाता है। और ये बोन्स हमारे किडनीज को कवर कर रहे होते हैं, जो ये रिब्स होती हैं ना एंड वाली फ्री फ्लोटिंग, ये हमारे किडनीज को कवर कर रही होती हैं। और रिब्स का अगर यहाँ पर फंक्शन पूछा जाए तो रिब्स का फंक्शन है हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करना, जैसे हमारा हार्ट, हमारे लंग्स वगैरह सब कुछ जो है वो हमारी रिब्स से ही प्रोटेक्ट हो रहे होते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक और पॉइंट आपने याद रखना कि हमारी जो रिब्स हैं वो पोस्टीरियरली का मतलब होता है कि पीछे की साइड से, तो हमारी जो रिब्स हैं वो पीछे की साइड से तमाम की तमाम ही हमारे किससे? वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ी होती हैं, ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ी होती हैं पीछे की साइड से। जो हमारी फ्री फ्लोटिंग रिब्स है ना वो भी पीछे की साइड से वर्टिब्रल कॉलम से ही अटैच होती हैं। इनको जो डिफरेंट नेम्स दिए जाते हैं वो इनके स्टर्नम से अटैचमेंट के तौर पर दिए जाते हैं, ठीक है। पोस्टीरियरली जो हमारी रिब्स हैं वो वर्टिब्रल कॉलम से अटैच होती हैं, और एंटीरियरली का मतलब होता है आगे से, तो आगे से हमारी जो रिब्स होती हैं वो हमारी स्टर्नम से अटैच्ड होती हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, और 2 जो एंड वाली हैं वो फ्री फ्लोटिंग होती है, यानी वो हमारे स्टर्नम से अटैच नहीं होती, ठीक है। सो ये था हमारा रिब्स का टॉपिक। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा।
अब चलते हैं हमारे लास्ट जो डिवीजन है एक्सियल स्केलेटन की, हमारे रिब्स उनके वर्टिब्री या फिर वर्टिब्रल कॉलम उसकी तरफ। ठीक है स्टूडेंट, सो ये आ गया हमारा वर्टिब्री या फिर वर्टिब्रल कॉलम। सो सबसे पहले स्टूडेंट मैं आपको ये बता दूं, वर्टिब्रल कॉलम की अगर बोन्स आपसे पूछ ली जाती है ना, बोन्स कितनी है, तो वर्टिब्रल कॉलम में बोन्स 26 होती हैं। ठीक है, लेकिन वर्टिब्री जो हैं वो 33 होते हैं। वर्टिब्री का मतलब जो मोहरे होते हैं ना, मतलब एक एक जो वर्टिब्रल कॉलम होता है, मतलब ये देखें, ये एक वर्टिब्री, ये दूसरा वर्टिब्री, ठीक है, ये कहलाते हैं वर्टिब्री। ये 33 होते हैं और बोन्स 26 होती हैं। अब किस तरह से 26 होती हैं वो मैं आपको बताती हूँ। देखें, सर्वाइकल जो है ना, इसके 4 हिस्से होते हैं वर्टिब्रल कॉलम के, सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर और पेल्विक। ठीक है, अब सर्वाइकल के अंदर टोटल 7 बोन्स होती हैं, थोरैसिक के अंदर 12, लंबर के अंदर 5 और पेल्विक के अंदर 9। ठीक है, अब ये जो 9 बोन्स होती हैं ना, इनको दरअसल जो है टोटल तौर पर 2 बोन्स कंसीडर किया जाता है। ठीक है, 2 बोन्स कंसीडर किया जाता है। और अगर वर्टिब्री की बात की जाए तो 9 वर्टिब्री होते हैं, लेकिन वैसे से 2 बोन्स कंसीडर किया जाता है। कैसे, ये मैं आपको बताती हूँ। सर्वाइकल के आगे से 2 हिस्से होते हैं, ठीक है, और पेल्विक के भी 2 हिस्से होते हैं। देखें, सर्वाइकल में जो 2 हिस्से नहीं होते, ये सर्वाइकल की जो अपर 2 बोन्स है ना, 2 वर्टिब्री हैं, 7 वर्टिब्री होते हैं ना, तो उसमें जो अपर के 2 वर्टिब्री हैं उनके नाम बताए गए हैं। पहला होता है फर्स्ट वर्टिब्री एटलस और दूसरा एक्सिस। एटलस जो है हमारी यस मूवमेंट करवाता है और एक्सिस हमारी नो मूवमेंट, नोडेड मूवमेंट करवाने में हेल्प करता है। अब पेल्विक के आगे से जो है, पेल्विक की टोटल 2 बोन्स होती हैं, लेकिन अगर वर्टिब्री पूछे जाएं तो वो 9 वर्टिब्री होते हैं। किस तरह से, ठीक है, पहला 2 पार्ट्स हैं, सैक्रल, सैक्रल को सैक्रम भी कहा जाता है और इसके अंदर 5 वर्टिब्री होते हैं। दूसरा है कॉकिजियल, ठीक है, जिसे कॉकेक्स भी कहा जाता है। ठीक है, हमारी कुछ बुक्स में कॉकेक्स लिखा है और कुछ में कॉकिजियल। ठीक है, तो इसके अंदर 4 वर्टिब्री होते हैं। तो ये देखें, सैक्रल पूरे 5 वर्टिब्री के फ्यूजन से एक बोन बनती है और कॉकिजियल 4 बोन्स की फ्यूजन से एक बोन बनती है। इसलिए हमने बोन की जब बात की तो हम 2 लिखेंगे, अगर हम वर्टिब्री की बात करेंगे तो 9 लिखेंगे। ठीक है, और ये आपस में फ्यूज्ड हुए होते हैं। और कोकिजियल ही, कोकेक्स को ही टेल बोन भी कहा जाता है, जो कि ह्यूमन में जो है ये वेस्टिजियल ऑर्गन है। ठीक है, क्योंकि ये आपस में फ्यूज्ड होकर जो है इकट्ठा जुड़ जाते हैं, इस वजह से इसे टेल बोन जो है ह्यूमन में वेस्टिजियल ऑर्गन है नज़र नहीं आती, क्योंकि ये आपस में फ्यूज्ड होकर जो है सिंपल एक बोन बना देते हैं। ठीक है, आपको आई होप ये वर्टिब्री वाला जो है टॉपिक समझ आ गया होगा। 4 हमारे जो वर्टिब्री के जो है पार्ट्स हैं, सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर, पेल्विक। सर्वाइकल की जो अपर 2 बोन्स हैं उनके नाम एटलस और एक्सिस हैं। ठीक है, 7 होते हैं, थोरैसिक में 12, लंबर में 5, पेल्विक में 2 बोन्स होती हैं। लेकिन वर्टिब्री की बात की जाए तो 33 वर्टिब्री होते हैं और वर्टिब्री को कर्वेचर भी कहते हैं। ठीक है, जिसमें से 5 फ्यूज्ड होकर सैक्रल, सैक्रम बनाते हैं, 4 फ्यूज्ड होकर कोकिजियल बनाते हैं। ठीक है, और यही टेल बोन भी कहलाते हैं। अब ये जो 5 सैक्रम है ना, ये पोस्टीरियर होते हैं और जो कोकिजियल हैं वो एंटीरियर होते हैं। क्योंकि अगर आप देखेंगे ना, जब मैं आपको वर्टिब्रल कॉलम दिखाऊंगी तो हमारा जो ये टेल बोन वाला पेल्विक है ना, इसके अंदर थोड़ा सा कर्व आ रहा होता है। सो जो पीछे की तरफ होते हैं वो पोस्टीरियर होते हैं और फिर जो आगे की तरफ कोकिजियल आगे की तरफ आ जाते हैं, इसलिए वो एंटीरियर कहलाते हैं। यहाँ तक हमारा एक्सियल स्केलेटन कंप्लीट होता है। अब हम आगे चलेंगे हमारे अपेंडिकुलर स्केलेटन की तरफ। ठीक है स्टूडेंट, एक बार मैं आपको ये सारे का सारा दिखा देती हूँ। ये देखें, ये हमारी स्कल हो गई, ये हमारा स्टर्नम हो गया, ये फिर हमारी रिब्स हो गई और ये हमारा फिर वर्टिब्री हो गया। ठीक है, या फिर वर्टिब्रल कॉलम। सो अपेंडिकुलर स्केलेटन को डिस्कस करने से पहले चलते हैं 3D एनिमेशंस देखते हैं एक्सियल स्केलेटन की और देखते हैं कौन सी बोन कहाँ पर होती है। तो स्टूडेंट देख लें, ये हमारे पास प्यारा सा स्केलेटन आ चुका है। ठीक है, अब सबसे पहले हम इसके, अभी तक हमने स्कल पढ़ा है तो हम स्कल की बोन्स को डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया स्टूडेंट। सो ये देखें, सबसे पहले हम जो ब्रेन बॉक्स है उसको यानी कि क्रेनियम की बोन्स डिस्कस करते हैं। ये देखें, सबसे आगे जो आपके फ्रंट पर जो बोन है फ्रंटल बोन है। ये देखें, मैं आपको आइसोलेट करके दिखाती हूँ। ये सबसे आगे वाली जो आपकी बोन होगी ये क्या होगी, फ्रंटल बोन। ठीक हो गया। इसके बाद हमने पढ़ा था सेट ऑफ 8 पीसेस। ठीक है, जिसमें से हमारी जो है
फ्रंटल बोन हो गई। इसके पीछे हमारे पास आ जाती है पैराइटल बोन, ठीक हो गया। ये लेफ्ट साइड पर पैराइटल क्योंकि पेयर्ड हैं, ठीक है, लेफ्ट साइड पर, और ये राइट साइड पर। अब ये जो हमारा पीछे का बैक हिस्सा है, इसके पीछे भी हमारी एक जो है बोन आएगी जिसका नाम है ऑक्सीपिटल। स्टूडेंट, ये जो ऑक्सीपिटल है इसके अंदर से भी एक एमसीक्यूज आ सकता है जो कि मैं उधर माइंड मैप में बताना भूल गई। ये भी आपने उस माइंड मैप में नोट कर लेना है कि हमारी जो ऑक्सीपिटल होती है, क्रेनियम जो की जो बोन सबसे लास्ट वाली ऑक्सीपिटल है, इसमें एक होल होता है जिसके ज़रिए जो हमारा ब्रेन है वो स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट करता है और हमारा स्पाइनल कॉर्ड नीचे की तरफ वर्टिब्रल कॉलम में जा रहा होता है। तो उस होल का नाम होता है फोरामेन मैग्नम। फोरामेन मैग्नम, ये नेम आपने माइंड मैप में ऐड कर लेना है, ठीक है। ऑक्सीपिटल बोन हो गई। इसके बाद ये देखें, यहाँ पर टेम्पोरल ये बोन होती है, टेम्पोरल ये भी पेयर्ड हैं, तो ये 2 होंगी। इसके बाद इसके बिल्कुल अंदर की तरफ ये बोन जो है ना, ये देखें हमारी अंदर से जा रही है, तो इसका नाम क्या होगा? सेफनॉइड बोन। ये इन्होंने हाफ हाफ दिखाई हुई है, लेकिन ये बोन पेयर्ड नहीं होती, ये अनपेयर्ड होती है। ये पूरी बोन आपस में जुड़ी हुई होती है। तो ये अंदर की तरफ से जो बोन जा रही होती है वो क्या होती है? सेफनॉइड, ठीक हो गया स्टूडेंट। इसके बाद हमारी जो बोन आएगी वो होगी एथमॉइड बोन, ठीक है। ये देखें, ये अंदर की तरफ जो हमारी जो नेज़ल कैविटी है ना, उसके पीछे करके और आंखों का जो सॉकेट है उसके बिल्कुल अंदर की तरफ ये एक बोन है, ये आपको नज़र आ रही होगी। ये देखें, ये बोन हमारी क्या कहलाती है? एथमॉइड बोन, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, ये देखें, ये हमारा फेस है और इसके अंदर जो हमारी आईज़ के अंदर की तरफ करके एक बोन है, उसका नाम है एथमॉइड बोन, ठीक हो गया स्टूडेंट। इसके बाद हमारी जो है जो हमारा ब्रेन बॉक्स है उसकी बोन्स कंप्लीट हो गई। अब हम देखते हैं फेशियल बोन्स। तो फेशियल बोन्स में देखें, सबसे पहले नीचे वाला जो हमारा जॉ है मैंडिबल, ऊपर हमारी पेयर्ड बोन आ जाती है मैग्जिला, ठीक है। इसके बाद ये जो हमारी नोज़ के जो आगे वाला हिस्सा है ना, ये कार्टिलेज से मिलकर बना होता है। जहाँ तक आप हिलाएंगे ना तो आपकी थोड़ी इस तरह से फ्लेक्सिबल होगी, लेकिन जो ऊपर जो है ना, ऊपर की तरफ आधी नोज़ के ऊपर, वो वहाँ पर जो पेयर्ड बोन है वो होती है नेज़ल बोन। यहाँ से देखें, जहाँ से हार्ड है वहाँ पर बोन है, जहाँ पर ये सॉफ्ट आगे है फ्लेक्सिबल, वो कार्टिलेज है, ठीक है। तो ये नेज़ल बोन हो गई, ये भी पेयर्ड है। इसके बाद यहाँ पर एक बोन आ गई, ये देखें चिक्स वाली जो बोन, हमारे चिक्स की जो बोन होती है उसका नाम क्या होता है? जाइगोमैटिक, ठीक हो गया। अब अंदर की तरफ हमारी ये देखें, जो ये जो नेज़ल कैविटी के बिल्कुल ये आइस के पास अंदर की तरफ आप यूँ करें ना, जहाँ पर हमारे टीयर बॉक्स होते हैं, वहाँ पर अगर आप टच करें तो आपको एक जो बोन नज़र आ रही होगी ना, पेयर्ड बोन, वो होगी लैक्रिमल बोन। ये देखें, ये एक इधर आई के बिल्कुल जहाँ पर टीयर बॉक्स होता है उधर एक इधर होगी, और एक लेफ्ट साइड पर होगी, एक राइट साइड पर होगी, ठीक हो गया स्टूडेंट। जैसे मैंने आपको बताया था, जो हमारी नेज़ल कैविटी है उसके बिल्कुल अंदर की तरफ, जैसे जो समझे कि नेज़ल कैविटी का जो बेस बना रही होती है ना, वो ट्राइंगल सी जो बोन है, ये देखें आप, ये बेस एकदम बना रही है ना सेंटर में करके जो खड़ी हुई है बोन, इसका नाम होता है वोमर, ठीक हो गया। इसके बाद हम इन्फीरियर कॉन्का को देखते हैं कि क्या वो हमें नज़र आता है या फिर नहीं। ये हमारा स्केलेटन पता नहीं किधर चला गया। ओके, सो ये देखें, स्केलेटन एकदम से थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, इसको मैं ऊपर लेके आती हूँ पकड़ के। ये देखें, नेज़ल कॉन्का, ठीक है। अब मैं आपको आइसोलेट करती हूँ ताकि सही से नज़र आए। ये देखें, ये नेज़ल कैविटी के अंदर करके जो बोन होगी ना, बिल्कुल बीच में नेज़ल कैविटी के अंदर करके, ये भी पेयर्ड होगी अंदर की साइड पे। जो हमारी वोमर है उसके ऊपर होती है हमारी कौन सी? नेज़ल कॉन्काई, ठीक है। और इनका काम होता है कि जो एयर जा रही है ना उसको प्योरीफाई करना, ठीक हो गया स्टूडेंट। इसके बाद हमारी जो है ये फेशियल बोन्स भी कंप्लीट हो गई हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं, हमारे एयर ऑसिकल्स की बोन इसमें दिखाई नहीं गई, तो एक बोन जो मैंने आपको बताया था ना हायोइड बोन, वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये जो हमारी बोन है ना एक, ये है हायोइड बोन। ये जो हमारे मैंने आपको बताया ना टंग के नीचे वाला जो एरिया होता है उधर करके यू शेप्ड की बोन होती है, ये होती है हायोइड बोन, और ये किसी और बोन से अटैच नहीं होती, ठीक है स्टूडेंट। सो यहाँ पर हमारी जो फेशियल बोन्स हैं वो सारी की सारी कंप्लीट होती हैं, हमारे स्कल की बोन्स। अब
सो स्कल कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं अपने स्टर्नम की तरफ। ये देखें, ये हमारी स्टर्नम बोन होती है जो कि मैंने आपको बताई थी, ठीक है। ये इन्होंने इसका अलग से नेम लिखा है, लेकिन हमारे एमडी कैट में ये वाले नेम अभी इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए आपने इन नेम्स को याद नहीं करना। ये पूरी जो है ना, ये स्टर्नम है, ठीक है। आपने सिर्फ इतना याद करना क्योंकि हमारे एमडी कैट में सिर्फ इतना ही यूज़ होना है, ठीक है। अब ये देखें, हमारी ये रिब्स आ गई। ये देखें, ये रिब्स आ गई। पेयर्ड आप गिन सकते हैं, टोटल 12 पेयर हैं, ठीक है। दो जो फ्री फ्लोटिंग मैंने आपको बताया था ना पेयर, वो ये वाली आ गई, ठीक है। 1 2, ठीक है। यहाँ पर ये हमारी जो है रिब्स आ गई जो कि फ्री फ्लोटिंग है। एक आप देखेंगे ना, ये वाली भी फ्री फ्लोटिंग रिब है। ये मैंने आपको बताया था पोस्टीरियरली। आप देखें, हर बोन जो है ना, हर रिब जो है वो हमारी किससे, वर्टिब्रल कॉलम से अटैच्ड है, ठीक है। हर रिब अटैच है, फ्री फ्लोटिंग भी अटैच है। और अगर हम आगे की बात करें तो आगे से जो हमारी बोन्स हैं, वो हमारी जो रिब्स हैं वो किससे अटैच हैं, स्टर्नम से। अब ये देखें, वर्टिब्रल कॉलम आ गया। सो ये देखें, ये सारे हमारे जो 33 वर्टिब्रा दिखाए गए हैं, लेकिन हमारे लिए इनके नेम याद करना इम्पोर्टेंट नहीं है कि कौन सा है कौन सा, सिर्फ यही याद करना है। ये देखें, ऊपर वाले जो है सर्वाइकल हैं, ठीक है। सर्वाइकल के 7 वर्टिब्री हैं, ठीक है। ये देखें, पहले 2 नाम ही हमने याद करने हैं, एटलस और एक्सिस। उसके बाद ये बाकी के भी हैं जिनको सिंपल जो सर्वाइकल वर्टिब्री लिखे गए हैं, 7 है। उसके बाद ये जो हमारा थोरेसिक रीजन है ना, उसके अंदर चेस्ट कैविटी का, उसके अंदर थोरेसिक आ जाते हैं जो कि 12 पेयर्स हैं, ठीक है, यहाँ तक। फिर जैसे ही हमारा जो है नीचे एब्डोमेन स्टार्ट होता है तो वहाँ पर हमारे जो है कौन से स्टार्ट हो जाएंगे, लंबर वर्टिब्री स्टार्ट हो जाएंगे। ये देखें, ये 5 हैं। और नीचे फिर इन्होंने देखें जो सैक्रम है ना, उसको इकट्ठा दिखाया गया है 5 बोन्स फ्यूज करके। और इसी तरह देखें जो से हमारी टेल बोन है उसको भी इकट्ठा करके ही इन्होंने दिखाया गया, कॉकेक्स जिसको कहा गया, जिसे कोकिजियल भी कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो है एक्सियल स्केलेटन वो कंप्लीट होता है। अब हम अपेंडिकुलर स्केलेटन की बोन्स को पढ़ते हैं, फिर हम उसको भी आकर डिस्कस करेंगे। अपेंडिकुलर स्केलेटन मैंने आपको बताया कि वो अपेंडेजेस जो कि हमारे एक्सिस से बाहर निकल रही होती हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे उसके अंदर आ जाते हैं हाइंड लिम्स, फोर लिम्स, गर्डल्स आ जाते हैं, पेक्टोरल और पेल्विक गर्डल, ठीक है। सो अब जो है सबसे पहले हम देखते हैं कि टोटल बोन्स कितनी हैं। तो 126 टोटल बोन्स हैं हमारे अपेंडिकुलर स्केलेटन में, ठीक हो गया स्टूडेंट। अब चलें, फिर अपेंडिकुलर स्केलेटन को जो है मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। कौन कौन से पार्ट्स होंगे, वो पार्ट्स होंगे गर्डल्स, ठीक है। गर्डल्स मींस जो ये हमारा शोल्डर गर्डल हो गया, पेक्टोरल गर्डल कहते हैं, और जो हमारा पेल्विक रीजन का गर्डल हो गया वो। उसके अलावा लिम्स मींस उसके अंदर आ जाते हैं 4 लिम्स, हमारे हैंड्स और आर्म्स वगैरह, और हमारी लेग्स हाइंड लिम्स आ जाते हैं, ठीक है। सो अब इसको हम पढ़ते हैं आगे जी। सबसे पहले हम गर्डल पढ़ लेते हैं, ठीक है। गर्डल में हमारे पास 2 तरह के गर्डल होते हैं। कौन कौन से गर्डल होते हैं, पेक्टोरल गर्डल और हमारा पेल्विक गर्डल, ठीक है। पेक्टोरल गर्डल शोल्डर गर्डल है, ठीक है। अच्छा, अब हमारे गर्डल में टोटल 6 बोन्स होती हैं, ठीक है। 6 बोन्स। पेक्टोरल के अंदर टोटल 4 बोन्स होती हैं और पेल्विक के अंदर टोटल 2 बोन्स होती हैं, ठीक है। बोन्स की बात हो रही है, 4 पेक्टोरल गर्डल में और 2 पेल्विक गर्डल में। अब ये किस तरह से हैं देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको पेक्टोरल गर्डल बताती हूँ, फिर बताऊँगी पेल्विक गर्डल जी। सो पेक्टोरल गर्डल में हमारा, पेक्टोरल गर्डल कहते हैं किसको, शोल्डर वाले गर्डल को कहते हैं, इसे शोल्डर गर्डल भी कह सकते हैं। सो अब इसके अंदर देखें, सबसे पहले आ जाती है हमारी क्लेविकल बोन, ठीक है। क्लेविकल बोन आ जाती है और स्कैप्यूला आ जाती है जी। सो ये देखें, सबसे पहले हमारी आ जाती है क्लेविकल ये बोन है जिसे आगे की तरफ जो होती है ना कॉलर बोन, ठीक है, या फिर जिसे ब्यूटी बोन भी कहा जाता है ना। तो ये जो कॉलर बोन है ये आ जाती है क्लेविकल होती है, ठीक है। और ये क्या करते हैं, ये जो हमारा स्कैप्यूला है, ठीक है, यहाँ पर जो हमारा जो स्कैप्यूला है ना, ठीक है, इस तरीके से स्कैप्यूला बना होता है। तो ये जो क्लेविकल बोन होती है ये हमारे स्कैप्यूला को आगे की तरफ से जो होता है ना ज्वाइन कर रही होती है स्टर्नम के साथ, ठीक हो गया। स्टर्नम को स्कैप्यूला के साथ ज्वाइन कर रही होती है आगे की तरफ से हमारी क्लेविकल बोन, और ये पेयर्ड होती हैं, 2 बोन्स होती हैं, एक इस तरफ से और दूसरी मतलब दूसरी तरफ से आगे इसको
बना रही होती है। ये देखें, यहाँ से जैसे ये बना रही है, इसी तरह इधर से एक और बोन दूसरे वाले हमारे गर्डल से स्कैप्यूला को जोड़ रही होगी स्टर्नम से। ठीक हो गया स्टूडेंट। अब इसके बाद हम आगे देखेंगे स्कैप्यूला क्या होता है। स्कैप्यूला होता है शोल्डर ब्लेड। ठीक है, जो शोल्डर जो हमारा बन रहा होता है ना, उसको कहा जाता है स्कैप्यूला। और ये भी पेयर्ड होते हैं, एक इस तरफ एक दूसरे है आर्म के लिए, तो ये भी दो होते हैं। तो दो और दो कितनी होंगी, 4। पेक्टोरल गर्डल 4 बोन से मिलकर बना होता है। ठीक है स्टूडेंट, ये शोल्डर ब्लेड होती है। अब जो हमारा स्कैप्यूला होता है ना, इसके अंदर ही जो होती है ना, क्या होती है, एक डिप्रेशन होता है। डिप्रेशन मीन्स कैविटी, जिसे कहा जाता है ग्लेनॉइड कैविटी। ठीक है, ग्लेनॉइड कैविटी, जहाँ पर हमारे जो आर्म की बोन होती है ना, ह्यूमरस, वो यहाँ पर जॉइंट बना रही होती है। तो ये कैविटी आपने याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट है। इस पे से भी एमसीक्यूज आ सकता है कि हमारे स्कैप्यूला में जो कैविटी होती है उसका नाम क्या होता है, ग्लेनॉइड। या फिर पूछ सकते हैं कि पेक्टोरल गर्डल में जो कैविटी उसका नाम क्या है, तो ग्लेनॉइड होता है। ठीक है, जहाँ पर जो हमारी ह्यूमरस है, आर्म की बोन, हमारे शोल्डर बोन स्कैप्यूला के साथ क्या कर रहे होते हैं, ज्वाइंट बना रहे होते हैं। वो कौन सा ज्वाइंट होता है वो हम आगे ज्वाइंट्स वाले टॉपिक में डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर जो हमारे जो पंजाब टेक्स्ट बुक है उसके अंदर स्कैप्यूला के अलावा एक और बोन का नेम भी दिया गया है, जिसे कहा गया है सुप्रास्कैप्यूला। ठीक है, सुप्रास्कैप्यूला कहा गया है। तो ये भी आप लोगों ने याद रख लेना। ठीक है, सो पेक्टोरल गर्डल के अंदर मेनली 2 बोन्स होती हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। मेनली पेक्टोरल गर्डल में 2 बोन्स होती हैं, जिन्हें कॉक्सल बोन कहा जाता है। अब ये जो कॉक्सल बोन है, ये आगे फिर 3 तरह की बोन से मिलकर बनी होती है। देखें, अब 2 बोन्स होती है ना, अब ये कैसे मैंने आपको बताया, ये मैं इधर बनाती हूँ। देखें, एक हमारे यूं करके आ रहा होती है बोन। ठीक है, ये एक हिप की बोन होती है और यहाँ से एक और बोन आ रही होती है। ये देखें, ये अगर मैं आपको बताऊँ ना ये कैसे आ रही हैं, तो ये पोस्टीरियर यानी पीछे की साइड से आगे आ रही हैं। ठीक है, एंटीरियर साइड पर। सो ये इसका एंटीरियर पार्ट है। एंटीरियर पार्ट को वेंट्रल पार्ट भी कहते हैं, अगले पार्ट को। ये डॉर्सल पार्ट है पीछे की तरफ। ठीक है, तो देखें मेनली हमें 2 बोन से नज़र आ रही हैं। ठीक है, लेकिन यही जो बोन है ना, ये बोन, ये एक कॉक्सल बोन है। ठीक है, ये एक कॉक्सल बोन है और ये दूसरी कॉक्सल बोन है। ठीक है, लेकिन अब अगर हम बात करें तो यही जो कॉक्सल बोन्स है, इसको भी अगर हम थोड़ा और डिटेल से देखें तो ये 3 बोन्स में डिवाइड हुई हुई होती है। ठीक है, 3 बोन्स में डिवाइड हुई हुई होती है। जो सबसे पहली होती है इसे कहा जाता है इलियम। ठीक है, ये भी 2 होती हैं, पेयर्ड बोन्स हैं, और एक इस तरफ होगी, एक इस तरफ होगी। ठीक है, और फिर इस्शियम भी 2 बोन्स होती हैं, ये वाली इस्शियम हो गई, और सबसे आखिर पे प्यूबिस होती है आगे की तरफ। ठीक है, यहाँ से ये दोनों प्यूबिस मिल रही होती हैं। तो एक किसके ज़रिए, एक कार्टिलेज के ज़रिए, वो मैं आपको आगे जब हम जॉइंट्स वाले टॉपिक करेंगे उसके अंदर मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, सो टोटल अगर देखा जाए तो हमारा जो पेल्विक गर्डल है वो 6 बोन से मिलकर बना हुआ है, लेकिन ये भी आपस में फ्यूज्ड हुई होती है, इसलिए इनको जो है कॉक्सल बोन कंसीडर करते हुए 2 बोन्स ही कंसीडर किया जाता है। ओके स्टूडेंट, यहाँ तक आपको समझ आ गई? आई होप। ये तो बहुत ईजी सा था, इसके लिए तो निमोनिक की भी ज़रूरत नहीं है, बहुत ही आसान है। ठीक है, क्लेविकल, स्कैप्यूला, पेक्टोरल गर्डल में, पेल्विक गर्डल में 2 बोन्स होती हैं, कॉक्सल बोन जो कि मिलकर बनी होती है इलियम, इस्शियम और प्यूबिस से। ठीक हो गया स्टूडेंट। अब हम चलते हैं हमारे जो लिम्स हैं उनकी तरफ। जी, सो लिम्स की तरफ चलते हैं। लिम्स को भी हमने इसी तरह 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, पहला पार्ट है 4 लिम्स यानी हमारे आर्म्स वाला हिस्सा, और दूसरा पार्ट है हमारा हैंड लिम्स। ठीक है, यानी कि हमारे लेग्स वाला हिस्सा। ठीक है, अब हमने कहा कि गर्डल में टोटल 6 बोन्स होती हैं। ठीक है, 126 में से, तो लिम्स में हमारे पास पीछे कितनी बोन्स आएंगी, 120 बोन्स। अब ये 120 बोन्स भी किस तरह होती है, 4 लिम्स में, एक आर्म में 30 बोन्स होती हैं, और क्योंकि 2 आर्म्स होते हैं और तो इसलिए 2 × 30 मतलब एक 4 लिम्ब, दोनों 4 लिम्स में टोटल 60 बोन्स होती है। इसी तरह हैंड लिम्ब में भी एक हैंड लिम्ब में 30 बोन्स होती हैं, मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 60 ही हमारे हैंड लिम्स में बोन्स होती हैं। ठीक है, ये आपने याद रख लेना है फिगर, 4 लिम्स में भी 60 बोन्स और हैंड लिम्स में भी 60 बोन्स। अब कौन कौन सी बोन्स हैं इनके नाम देखते हैं। पहले हम 4 लिम्स की देखते हैं।
देखें, सबसे पहले जो हमारी आर्म वाली, जो हमारे आर्म की जो होती है बोन, उसका नाम होता है ह्यूमरस, ठीक है। फिर उसके नीचे जो हमारे ह्यूमरस बोन है जो कि हमारे स्कैपुलर के साथ जॉइंट बनाती है, उसके नीचे फिर हमारे पास दो बोन्स आ जाती हैं, ठीक है, रेडियस और अल्ना, ठीक है। ये अगर हम ह्यूमरस की बात करें तो ये भी दो होते हैं, रेडियस भी दो होते हैं और अल्ना भी दो होते हैं, दोनों के मिला के, ठीक है। या मैं ऐसा करती हूँ, एक का लिखती हूँ फिर उसके से हम दो का देख लेंगे, ठीक है। तो एक ह्यूमरस, एक ही रेडियस, एक ही अल्ना। अब जो रेडियस है ना, ये स्मॉलेस्ट बोन होती है, ठीक है। मतलब स्मॉलेस्ट का मतलब यहाँ पर क्या है, ये नहीं कि स्मॉलेस्ट सबसे स्मॉलेस्ट, यहाँ पर मतलब थिन पतली वाली जो बोन होगी ना वो रेडियस होती है, ठीक है। और अल्ना जो होती है ना वो होती है थिक वाली, मतलब जो मोटी बोन होती है ना, इसलिए इसको हम लार्जेस्ट लिख लेते हैं, ठीक है, जो लार्जेस्ट। और यहाँ पर रेडियस वो होती है जो कि हमारे थंब के साथ, थंब वाली साइड पर जो बोन होती है वो रेडियस होती है, ठीक है। सो यहाँ से ये हो गया। अब इसके बाद अगर हम बात करें, रेडियस भी एक हो गई, और उसके बाद अल्ना की बात की जाए तो अल्ना भी हमारे पास कितनी है, एक। अब हमारी जो रिस्ट आ गई, ठीक है, हमारी रिस्ट के अंदर जो टोटल बोन्स होती हैं वो 8 होती हैं, और वो क्या कहलाती हैं, कार्पल्स। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, मैं आपको अगर यहाँ पर बना के बताऊँ, ये हमारा आ रही होती है, ठीक है, यहाँ से ये हमारे आ रही होती है ह्यूमरस, ठीक है। अब यहाँ से हमारी आ गई एक रेडियस और ये अल्ना आ गई। अब इसके बाद हमारे पास कार्पल्स आने, कार्पल्स हमारे पास 8 होने जिन्होंने हमारी रिस्ट बनानी है। ये देखें, इस तरह से ये हमारे 8 कार्पल्स जो हैं अरेंज हुए होते हैं। ये हमारी क्या आ जाएगी, रिस्ट आ जाएगी, और इससे आगे आप फ्लिंजेस आएंगी। मैं इसको एक बार दोबारा बना रही हूँ स्टूडेंट, ताकि आपको सही से जो है इसकी समझ आ सके, ठीक है। ये देखें, ये भी एक, और कार्पल्स 8 होते हैं। ये देखें, यहाँ से ये हमारी आएगी ह्यूमरस, यहाँ से हमारी आएगी जी ये रेडियस, ये अल्ना, ठीक है, ये आपस में कनेक्ट हैं सारी। और यहाँ पर हमारी जो है ये कार्पल्स आ जाएंगे, और कार्पल्स हमारे रिस्ट बोन बना रहे होते हैं, ठीक है, जो कि कितने होते हैं, 8 कार्पल्स होते हैं। अब इसके आगे हमारे मेटा कार्पल्स आएंगे, ठीक है। मेटा कार्पल्स कितने होते हैं, 5, जो कि हमारी ये हथेली पाम वाला रीजन जो होता है ना, वो कौन बना रहे होते हैं, हमारे मेटा कार्पल्स बना रहे होते हैं। अब ये देखें, ये कैसे होगा, 5 है ना, तो यहाँ पर हम 5 लगा देंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है स्टूडेंट। अब इसके आगे हमारे फ्लेंजेस आ जाएंगे, फ्लेंजेस जो हमारे फिंगर्स बना रहे होते हैं। और अगर आप अपना एक एक जोड़ को देखें ना, तो हमारे जो फिंगर्स हैं इसके अंदर 14 जोड़ होते हैं एक हाथ में, ठीक है। तो मतलब 14 फ्लेंजेस होंगी। थंब बनाना है तो इसके अंदर सिर्फ 2 होती हैं, थंब के अंदर 2 फ्लेंजेस होती हैं, ठीक है, और बाकी जो फिंगर्स होती हैं उसके अंदर 3 होती हैं, ठीक है। तो टोटल हमारे पास कितनी फ्लेंजेस होती हैं, 14। यहाँ पर 1 2 और ये 3। तो ये हमारा एक हाथ का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है स्टूडेंट। आई होप आपको समझ आ गई होगी। थोड़ा सा यहाँ पर जगह शॉर्ट होती है ना, इसलिए डायग्राम थोड़ी सही नहीं बनती, लेकिन आपने अपनी जो नोटबुक है उस पर सही से बना लेनी है। तो ये हो गई 14। अब इनको अगर आप टोटल करें तो एक हाथ की देखें कितनी बनती है, 14, और 5 कितनी होती हैं, 19, 19 और 8 कितनी हो गई, 27, 28, 29, 30। तो टोटल 30 हो गई। 30 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितने हो जाएंगे, 60 बोन्स हमारी ह्यूमरस, सॉरी 4 लिम्स में आ गए, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स और फ्लिंजेस। अब देखें, अब यहाँ पर अगर हम देखें ना, इसी को ही कंपेयर करते हुए हमने हैंड लिम्ब को देखना है, क्योंकि सेम जो यहाँ पर बोन्स है उसी तरीके में, उसी तरतीब में हमारी टांग में बोन्स होती हैं, लेग्स में बोन्स होती हैं, सिर्फ उनका थोड़ा सा नेम में चेंजेस आते हैं। इसलिए हम इसको कंपेयर करते हुए ही चलेंगे हैंड लिम्स की तरफ। टोटल उतनी ही बोन्स होती हैं, सिर्फ एक बोन का यहाँ पर इजाफा होता है। वो कौन सी बोन होती है मैं आपको बताती हूँ। यस, तो अब देखें, सबसे पहले जैसे हमारा जो ये शोल्डर के बाद जो ये आर्म का हिस्सा होता है वो बनाता था ह्यूमरस। तो अब इसी तरह हमारा जो पेल्विक गर्डल होगा ना, उस थाई हिस्सा जो बनाएगा, ठीक है, उसके अंदर जो बोन होती है वो होती है फीमर बोन, ठीक है। और ये जो फीमर बोन है इसका भी ये एक MCQs है कि सबसे लार्जेस्ट बोन हमारी बॉडी में कौन सी होती है, वो होती है फीमर, ठीक है स्टूडेंट, ये आपने याद रख लेना है। थाई हिस्सा हो गया, ठीक है। अब थाई से नीचे आ जाता है हमारा घुटने वाला हिस्सा, ठीक है, नी ज्वाइंट आ जाता है। तो नी ज्वाइंट में आगे जो एक कवर सा होता है ना, एक कवर की तरह जो बोन होती है उसे कहा जाता है पेटीला, ठीक है। फीमर भी एक, पेटीला आगे की तरफ बोन होती है उसे, वो भी एक होती है, ठीक है। अब इसी तरह से ये देखें, मैं आपको इसका ड्रॉ करते हैं अब स्ट्रक्चर भी साथ साथ, ताकि हमारा क्लियर होता जाए। ये देखें, इसी तरह से फीमर की तरह से हमारी ह्यूमरस की तरह से हमारी क्या आ रही होगी, फीमर आएगी, ठीक है।
अब इसके आगे जो है एक बोन होगी जो कि हमारा नी जॉइंट बना रही होगी पैटिला। उसके नीचे फिर हमारी दो बोन्स आ जाएंगी, एक 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 एक, ठीक है। टिबिया और फिब्यूला, ये जैसे हमारे रेडियस और अल्ना है ना, इसी तरह ये हमारी टिबिया और फिब्यूला है, ये दो बोन्स हमारी जो लेग वाला रीजन है उसमें आ जाएंगी, ठीक है। अब उसके बाद आ जाते हैं टार्सल्स। यहाँ पर कार्पल्स थे फोर लिम्स में, हाइंड लिम्स में क्या आ जाएंगे, टॉर्सल्स आ जाएंगे, और इनकी सिर्फ नंबर में चेंजेस आएंगे, ठीक है। यहाँ पर आपने मिस्टेक नहीं करनी, कार्पल्स 8 होते हैं लेकिन टॉर्सल्स कितने होते हैं, 7 होते हैं, ठीक है। तो ये देखें, ये टॉर्सल्स कितने होते हैं, 7, तो हम क्या करेंगे, 7 बना देंगे, 7 बना दिए। अब इससे आगे मेटाटॉर्सल्स आने हैं, ठीक है। वहाँ पर मेटाकार्पल्स थे, यहाँ पर क्योंकि टॉर्सल्स हैं तो मेटाटॉर्सल्स आ जाएंगे, और ये भी कितने होंगे, 5, जो कि हमारे जो पाँव की जो हथेली होती है ना, पाम, उसको बनाएंगे। सो ये भी हम ड्रॉ करते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये बन गई, ये हमारे पाँव की हथेली आ गई। अब इसके आगे फ्लेंजेस आने, तो फ्लेंजेस चाहे वो हाइंड लिम्ब की हो चाहे फोर लिम्ब की हो तो 14 ही होती हैं, ठीक है। टो के अंदर कितनी आ जाएंगी, 2, और बाकी सब के अंदर कितनी आ जाएंगी, 3 3, ठीक हो गया। तो ये हमारी क्या बन गया, पाँव का स्ट्रक्चर ड्रा हो गया। सो देखा स्टूडेंट, इतना आसान से स्ट्रक्चर है और इतनी आसान इनके नेम है कि आपको आसानी से याद हो गए। एक बोन का इजाफा हुआ है हैंड लिम्ब में, वो है पैटिला। अब अगर आप इनको जो है काउंट करें तो देखें, सिर्फ वहाँ पर कार्पल्स 8 थे, यहाँ पर 7 हो गए, तो एक पैटिला बोन ऐड हो गई, तो इसलिए ये भी कितने होते हैं, टोटल 30 ही होते हैं, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पर आपको समझ आ गई। अच्छा, अब मैं एक आपको बात बताऊँ, यहाँ पर एक चीज़ रह गई है जो कि मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर हमने किया था पेल्विक गर्डल में, ठीक है। तो वहाँ पे मैंने आपको स्कैप्यूला के अंदर जो डिप्रेशन थी उसका नाम बता दिया था, जिसका नाम क्या था, ग्लेनॉइड कैविटी, जहाँ पर ह्यूमरस जो है जॉइंट बना रही थी। इसी तरह जो हमारी कॉक्सल बोन है ना, ये इधर मैं एक बार ड्रॉ करती हूँ, कॉक्सल बोन, ठीक है। सो इसी तरह जहाँ से हमारी ये निकलनी होती है ना लिम्स, मतलब के हैंड लिम्स निकलने होते हैं, तो यहाँ पर भी एक डिप्रेशन होता है, मतलब कैविटी होती है। ये भी 2 होंगी कैविटीज़, और हमारे जो स्कैप्यूला वाली कैविटीज़ है वो भी 2 होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो कैविटी होती है इसका नाम होता है एसिटैब्यूलम। ये आपने याद करना है क्योंकि इस कैविटीज़ के नेम आपसे पूछे जा सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हो सकता है। एसिटैब्यूलम, यहाँ पर हमारी जो फीमर होगी ना वो जॉइंट बनाती है। कौन सा जॉइंट बनाती है वो जॉइंट्स वाले टॉपिक में बताऊंगी, ठीक है। सो बस आपने अभी यहाँ पर 2 नेम याद कर लेने, ग्लेनॉइड और एसिटैब्यूलम, ठीक हो गया स्टूडेंट। तो यहाँ पर हमारा जो एपेंडिकुलर स्केलेटन है वो भी कंप्लीट होता है, ठीक है। ये इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। अब मैं आपको एक बार टोटल अपना पूरा माइंड मैप दिखा देती हूँ। पहले ये एक्सियल स्केलेटन के पार्ट्स आ गए, जिसमें पहले स्कल आ गई, फिर स्टर्नम आ गई, फिर रिब्स आ गई, और फिर हमारा वर्टिब्रीज आ गई, ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम। इसी तरह पेंडिकुलर स्केलेटन में गर्डल्स आ गए और लिम्स आ गए। सो ये हमारा यहाँ पर ये पूरे माइंड मैप के अंदर हमारा ह्यूमन स्केलेटन कंप्लीट होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं इसके जो है 3D एनिमेशंस की तरफ, ठीक है। गर्डल्स, तो अगर हम गर्डल्स की बात करें, ये देखें, सबसे पहले हमारा जो था पेक्टोरल गर्डल, उसके अंदर ये स्कैप्यूला आ जाता है, ठीक है। उसके बाद ये देखें, ये जो कॉलर बोन जो कि हमारी स्कैप्यूला को जोड़ रही है हमारे स्टर्नम से, इसको क्या हमने कहा था, क्लेविकल, तो ये क्लेविकल बोन आ गई, ठीक है। इसके बाद हमारे स्टार्ट होंगे फोर लिम्स, तो ये देखें ये ह्यूमरस आ गया, और ये देखें जो हमारे थंब की तरफ जो आएगी ना बोन वो होगी रेडियस, और जो हमारी लार्जेस्ट बोन होगी रेडियस से वो क्या होगी, हमारी अल्ना। इसके बाद हमारे ये कार्पल्स आ जाएंगे। कार्पल्स के भी डिफरेंट नेम्स होते हैं हर कार्पल का, लेकिन हमें वो याद करने की ज़रूरत नहीं है। आपने सिर्फ ये याद करना है कि ये जो हमारी रिस्ट है ये कार्पल से बनी हुई, फिर ये फ्लिंजेस आ गई, और आगे फिर ये ये मेटाकार्पल्स आ गए, और उसके आगे फिर ये हमारी आ जाएंगी फ्लिंजेस। ये देखें ये सारी क्या आ रही हैं, फ्लिंजेस, बट इनके नेम हमको याद नहीं करने। सो ये हमारे हैंड लिम्स का 4 लिम्स कंप्लीट हो गए। अब हम चलते हैं जी हमारे हैंड लिम्स की तरफ। तो ये देखें ये हमारा पेल्विक गर्डल बना रहे हैं जिसका नाम होता है कॉक्सल बोन्स, ठीक है। और इसका जो है आपको कॉक्सल बोन नेम ही याद करना है, ठीक है। जितना हमारे सिलेबस में हम उतने करेंगे। ये थोड़ा आगे और मतलब कि एडवांस लेवल का, इसलिए इसके अंदर हर बोन का नेम लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन हमने इतना ही करना है। ये प्यूबिस सिम्फाइसिस क्या होता है ये मैं आपको आगे जॉइंट्स वाले टॉपिक में बताऊँगी। इसके बाद हमारी फीमर आ जाती है, ठीक है। फीमर से नीचे ये देखें ये आ गई पैटिला बोन,
ठीक है। पैटिला से नीचे फिर देखें हमारी ये आ गई टिबिया और ये आ गई फिब्यूला, ठीक है। इसके नीचे फिर हमारे पास आ जाएंगे टॉर्सल्स, टॉर्सल्स के नीचे आ जाएंगे मेटाटॉर्सल्स और मेटाटॉर्सल्स के नीचे फिर आ जाएंगे फ्लिंजेस, ठीक है। सो यहाँ पर हमारा ह्यूमन स्केलेटन जो है वो कंप्लीट होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ आई होगी, ठीक है। और आपने ये आपकी असाइनमेंट है कि आपने इसका जो है पूरा माइंड मैप बनाना है इसी तरह से, ठीक है। और आप फिर मुझसे व्हाट्सएप पे बेशक आप शेयर कर दीजिएगा ताकि मुझे पता चल जाए कि आप सबने अपना काम कर लिया, ठीक है स्टूडेंट। सो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अपना लास्ट टॉपिक क्लियर करेंगे जो कि है जॉइंट्स और उसकी टाइप्स। सबसे पहले व्हाट इज़ जॉइंट। जॉइंट क्या होता है? जॉइंट पॉइंट्स हैं जहाँ पर बोन मीट करती है, यानी कि दो बोन्स जहाँ पर मिलती हैं तो वो जो हिस्सा होता है वो कहलाता है जॉइंट। जॉइंट एज सच कुछ चीज़ नहीं है, ठीक है। जॉइंट वो जहाँ पर दो जो बोन्स हैं उन्होंने मीट करना है। अब वहाँ पर वो दो बोन्स किसी कार्टिलेज के ज़रिए भी जुड़ी हो सकती हैं, किसी फाइबर्स के ज़रिए भी जुड़ी हो सकती हैं या किसी कैविटी के ज़रिए भी जुड़ी हो सकती हैं, ठीक है। और जॉइंट्स को आर्टिकुलेशन भी कहा जाता है। आर्टिकुलेशन का मतलब है जुड़ना, तो जॉइंट्स भी क्या है? जो चीज़ जुड़ी हुई होती हैं, तो इसलिए इसे आर्टिकुलेशन भी कहा जाता है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आर्थ्रोलॉजी। जब भी आपको आर्थो का लफ्ज़ नज़र आए तो इसका मतलब है जॉइंट, और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। तो स्टडी ऑफ जॉइंट्स क्या कहलाती है? स्टडी ऑफ जॉइंट्स को क्या कहा जाता है? स्टडी ऑफ जॉइंट्स को कहा जाता है आर्थ्रोलॉजी। इसी तरह स्टूडेंट, अब जब यहाँ पर स्टडी की बात हुई है तो एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट बता दूँ कि बोन और कार्टिलेज की स्टडी को क्या कहते हैं। हमने पढ़ा था बोन के लिए जो वर्ड यूज़ होता है, कौन सा यूज़ होता है? ओस्टियो का। तो ओस्टियोलॉजी क्या कहलाती है? बोन और कार्टिलेज की स्टडी। अब कार्टिलेज की स्टडी के लिए कोई अलग नाम नहीं है, ओस्टियोलॉजी में ही जो है बोन की भी स्टडी की जाती है और कार्टिलेज की भी। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लें। अब अगर हम जो जॉइंट्स के फंक्शन देखें ना, तो जॉइंट का पहला फंक्शन होता है कि ये हमारे स्केलेटन को होल्ड करके रखता है, मतलब एक जगह पकड़ के रखता है। देखें, अब हमारा स्केलेटन जो है ना, उस पूरे के अंदर जॉइंट्स, अगर जॉइंट्स प्रेजेंट नहीं होंगे तो हमारी बोन्स आपस में जुड़ के कैसे रहेंगी? वो तो अलग अलग हो जाएंगी। तो एक काम किया हमारे स्केलेटन को होल्ड करना, दूसरा मोबिलिटी प्रोवाइड करना। मोबिलिटी का मतलब क्या है? मोशन, मूवमेंट प्रोवाइड करना। अब देखें, अगर हमारा हाथ ही आप देख लें तो अगर हमारे हाथ में जॉइंट्स जगह जगह नहीं होंगे तो हमारा जो हाथ है बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा, उसमें कोई हरकत ही नहीं होगी। हमारा वर्टिब्रल कॉलम देख लें, अगर उसके अंदर जॉइंट्स ना होते तो क्या हम अपनी कमर को मूव कर पाते? कि हम बैक और ऊपर नीचे उठ पाते, ठीक है, अपनी कमर को बेंड कर पाते? ऐसा पॉसिबल ही नहीं होना था। तो ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है जॉइंट्स के। अब जॉइंट्स की टाइप्स पे चलते हैं। जॉइंट्स की मेजर 3 टाइप्स है। जैसे मैंने आपको बताया, जॉइंट खुद कुछ कोई चीज़ नहीं है, जॉइंट सिर्फ जुड़ने वाली जगह है। अब वो दो बोन्स आपस में फाइबर से जुड़ी हो सकती है, कार्टिलेज से या किसी कैविटी से। तो इसी बेसिस पर 3 टाइप्स है। फाइब्रस जॉइंट्स जो कार्टिलेज से जुड़ी हों, फाइबर से जुड़ी हों, कार्टिलेजिनस जॉइंट्स जो कि कार्टिलेज से जुड़ी हों, और साइनोवियल जॉइंट्स जो कि किसी कैविटी से जुड़ी हों। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट MCQ है कि जो मोस्ट अबंडेंट जॉइंट्स हैं हमारी बॉडी में वो कौन से हैं? मोस्ट अबंडेंट जॉइंट हमारी बॉडी में कौन से हैं? वो हैं साइनोवियल जॉइंट्स, ठीक है स्टूडेंट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने याद रखना है। अब हम चलते हैं बारी बारी हर जॉइंट को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आ गया फाइब्रस जॉइंट्स। अब फाइब्रस जॉइंट्स में क्या होगा कि जो दो बोन्स हैं वो आपस में जुड़ी होंगी फाइबर्स के ज़रिए से, ठीक है, और इन्हें इमूवेबल जॉइंट्स भी कहते हैं, ठीक है। अब इमूवेबल जॉइंट्स क्यों कहते हैं मैं आपको बना के दिखाती हूँ, समझे। ये हमारी एक बोन है और ये हमारी दूसरी बोन है, ठीक है। इसको थोड़ा करीब करके बनाते हैं। ये देखें स्टूडेंट, ये हमारी एक बोन है और ये हमारी दूसरी बोन है। तो अब इसके अंदर इन्होंने जुड़ना है धागों से, ठीक है। फाइबर्स क्या होते हैं? फाइबर्स, शॉर्ट फाइबर्स ना धागे होते हैं। तो ये देखें, इस तरह धागों से ये अच्छी तरह से सिले हुए होते हैं। जैसे अगर आप 2 कपड़े लें और उसको आपस में सी दें धागे से, तो क्या आप अगर उन्हें हिलाएंगे क्या वो हिल सकेंगे? नहीं हिल सकेंगे ना, वो आपस में बिल्कुल जुड़े हुए होंगे। तो इसी तरह से ये जो फाइब्रस जॉइंट्स हैं ये आपस में बिल्कुल जो फाइबर्स की मदद से बोन्स जुड़ी हुई होती हैं, इसी वजह से इन्हें इमूवेबल जॉइंट्स भी कहा जाता है। अब इसकी एग्जांपल्स देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली इसकी एग्जांपल है, जो स्कल्स के जॉइंट्स होते हैं ना वो होते हैं कौन से? फाइब्रस जॉइंट्स। अब देखें, स्कल्स के जॉइंट्स, हमारे स्कल्स में भी तो बोन्स है ना डिफरेंट, जो मैंने आपको पीछे पढ़ाई है, तो वो आपस में जुड़ी हुई है किसके जरिए? फाइब्रस जॉइंट्स के जरिए। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट MCQ है कि स्कल्स के जॉइंट्स को सुचर्स कहा जाता है। ये पॉइंट हमारी पंजाब टेक्स्ट बुक में मेंशन नहीं है, इसलिए आप लोग गौर से सुनिएगा और इनका नाम नोट कर लें। स्कल के जॉइंट्स को सुचर्स कहते हैं। दूसरी एग्जाम्पल्स की तरफ चलते हैं। दूसरी एग्जाम्पल है, देखें आपका जो जॉज है,
ठीक है। जॉज के अंदर जो आपके जो टीथ जमे हुए हैं, ठीक है, तो वो किसकी वजह से है? फाइब्रस जॉइंट्स की वजह से। तो जो जॉइंट्स हमारे टीथ और जॉज के दरमियान हैं वो कौन से जॉइंट्स हैं? फाइब्रस जॉइंट्स। अब इसका भी एक इंपॉर्टेंट नाम है, ये भी आप लोगों ने याद कर लेना है, गम फोसिस। ठीक है, क्या नाम है? गम फोसिस। ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको आपने याद कर लेना है। टीथ और जॉज के दरमियान जो जॉइंट्स हैं गम्फोसिस, वो भी फाइब्रस जॉइंट्स हैं, और जो सुचर्स हमारे स्कल्स के दरमियान के जॉइंट्स हैं वो भी कौन से हैं? फाइब्रस जॉइंट्स हैं। ठीक हो गया स्टूडेंट। अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट MCQ आपसे पूछा जा सकता है कि हमने पढ़ा था ये सारे क्या होंगे? इमूवेबल जॉइंट्स, लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन आ जाती है। वो एक्सेप्शन क्या है कि जो हमारे जो फेशियल बोन्स होती हैं, इसके अंदर हमने पढ़ा था कि जो मैंडिबल जो है ना वो क्या होती है? मूवेबल होती है। सो इसका जो जॉइंट होगा वो भी मूवेबल फाइब्रस जॉइंट्स होगा। वैसे तमाम फाइब्रस जॉइंट्स इमूवेबल होते हैं, लेकिन जो मैंडिबल का जो जॉइंट होगा वो क्या होगा? मूवेबल फाइब्रस जॉइंट होगा। अब इसका नेम होता है एक इंपॉर्टेंट, वो भी आपको मैं लिख कर दे देती हूँ, आपने याद कर लेना है। इसका नाम होता है मैंडिब्यूलर जॉइंट। ये एक ऐसा वाहिद फाइब्रस जॉइंट है जो कि मूवेबल होता है। ठीक है, सो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपने याद कर लेना। यहाँ पर हमारा फाइब्रस जॉइंट कंप्लीट होता है। ये देखें, ये आपको सुचर्स नज़र आ रहे होंगे, और ये देखें कैसे फाइबर्स के ज़रिए से ये आपस में अटैच हुए हैं, दो बोन्स। इसी तरह जो रेडियस और अल्ना है, ठीक है, वो आपस में जो है टोटली जुड़ी हुई होती हैं, वो भी फाइबर्स के ज़रिए जुड़ी होती हैं। ये आपको गम्फोसिस नज़र आ रहा होगा कि एक जो टीथ है वो हमारे जो बोन के जो हमारे गम्स हैं उसके साथ कैसे अटैच हुआ है, ये देखें फाइबर्स के ज़रिए से अटैच्ड हुआ है। तो अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट टाइप पे, कार्टिलेजिनस जॉइंट्स। कार्टिलेजिनस जॉइंट्स नाम से शो हो रहा है कि वो बोन्स जो हैं वो आपस में कार्टिलेज के ज़रिए जुड़ी हुई होंगी। ठीक है, अब क्योंकि कार्टिलेज जो होता है ना वो थोड़ा फ्लेक्सिबल होता है, तो मतलब यहाँ पर थोड़ी बहुत मूवमेंट होगी, क्योंकि तो इसलिए इन्हें स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स कहते हैं। स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स का मतलब क्या है कि ये लिटिल मूवमेंट, थोड़ी सी जो मूवमेंट है ना उसको अलाउ करेंगे, क्योंकि कार्टिलेज प्रेजेंट है, कोई फाइबर्स या फिर डेंस चीज़ प्रेजेंट नहीं है, लेकिन बहुत हल्की सी मूवमेंट होगी। ठीक है, इसके एग्जाम्पल देख लें, इंटरवर्टिब्रल डिस्क, ये हमारी एक वर्टिब्री हो गया, ये दूसरा, तो इसके दरमियान में क्या होता है कि कार्टिलेज का एक पूरा पैड होता है। ठीक है, सो इसको क्या कहा जाता है? ये किसकी एग्जांपल है? कार्टिलेजिनस जॉइंट्स की। और देखें हमारी जो बैक है वो इतना कोई बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होती, हल्की सी मूवमेंट होती है। दूसरा है प्यूबिस सिम्फाइसिस। अब प्यूबिस सिम्फाइसिस क्या होता है स्टूडेंट, मैं आपको बताती हूँ। इधर ही हमारी जो दो बोन्स हैं, कॉक्सियल बोन्स, हमने पढ़ा था कि उसके यहाँ पर जो है ना बिल्कुल आगे वेंट्रल साइड पर दरमियान में जहाँ पे प्यूबिस बोन्स जुड़ती हैं वहाँ पर एक कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, तो इसी कार्टिलेज को प्यूबिस सिम्फाइसिस कहते हैं। और ये भी किसकी एग्जांपल है? कार्टिलेजिनस जॉइंट की एग्जांपल है। तीसरा है इंटरकोस्टल जॉइंट्स। इंटरकोस्टल जॉइंट्स हमने पढ़ा है, हमारी जो रिब्स होती हैं, ठीक है, वो किस कार्टिलेज के साथ जो जुड़ी हुई होती है ना, कार्टिलेज के ज़रिए से हमारे स्टर्नम से जुड़ी होती है, तो इनको जिसे हमने कोस्टल आर्च भी कहा था, तो वो जो जॉइंट्स होते हैं ये भी तो एक तरह का जॉइंट ही है ना, जो कि स्टर्नम बोन को रिब से जोड़ा है, तो इनको इंटरकोस्टल जॉइंट्स कहते हैं। सो ये एग्जांपल हो गई कार्टिलेजिनस जॉइंट्स की। ये देख लें, प्यूबिस सिम्फाइसिस, ये दो कॉक्सियल बोन्स आ रही हैं और इनके दरमियान ये कार्टिलेज प्रेजेंट है। ये हमारे इंटरवर्टिब्रल डिस्क आ गई, और ये जो डिस्क हैं ये किससे मिलकर बनी हुई हैं? ये वर्टिब्री आ गई, और ये जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क है ये क्या है? कार्टिलेजिनस जॉइंट्स है। अब हम अपने मेन टॉपिक साइनोवियल जॉइंट की तरफ चलते हैं। साइनोवियल जॉइंट्स जो होते हैं फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स होते हैं, क्योंकि इनके दरमियान कोई कार्टिलेज या फिर फाइबर्स प्रेजेंट नहीं होते, बल्कि सिंपल एक कैविटी प्रेजेंट होती है। ठीक है, इस वजह से इन्हें क्या कहा जाता है? साइनोवियल जॉइंट्स, और ये फ्रीली मूवेबल होते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मोस्ट अबंडेंट होता है, ये मैंने आपको बता दिया। ये स्ट्रक्चर शो हो रहा होगा, इसे ड्रॉ करते हैं। सो ये देखें स्टूडेंट, अब इसका भी स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपने इसको भी साथ साथ ड्रॉ करना है। ये हमारी एक बोन है और ये हमारी दूसरी बोन है। ठीक है, अब जो हमारी बोन्स होती है ना, हमने पढ़ा था कि हमारी जो लॉन्ग बोन्स होती हैं उनके ऊपर, उनके जो एंड्स होते हैं उस पर कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। कौन सा कार्टिलेज? हाइलैंड कार्टिलेज। तो यहाँ पर ये देखें दोनों तरफ जो है ना यहाँ पर हाइलैंड कार्टिलेज आ रहा होगा, और इसी के साथ हाइलैंड कार्टिलेज के इधर यहाँ पर एक कैविटी बनी हुई होगी। ठीक है, मतलब ये खाली स्पेस है, इसको क्या कहेंगे? इस कैविटी का नाम होगा साइनोवियल कैविटी। चले नेम बाद में मेंशन करूँगी, साइनोवियल कैविटी वैसे इसका नेम होना है। अब ये साइनोवियल कैविटी भी किससे भरी होगी? ये साइनोवियल कैविटी भी फ्लूइड से भरी होती है। ठीक है स्टूडेंट, ये देख लें, ये सारा मैं इसके अंदर जो बना रही हूँ ना, ये सारा का सारा फ्लूइड है।
ठीक है, कैविटी के अंदर फ्लूइड प्रेजेंट होता है, इस फ्लूइड का नाम भी क्या होगा, देखें साइनोवियल जॉइंट साइनोवियल कैविटी के अंदर है तो क्या नेम होगा, इसका नेम होगा साइनोवियल फ्लूइड। ठीक है, ये साइनोवियल कैविटी के अंदर साइनोवियल फ्लूइड आ गया। अब साइनोवियल फ्लूइड के बाद स्टूडेंट यहाँ पर जो है ना एक और मेम्ब्रेन होती है, ये देखें इस कलर से बनाते हैं, यहाँ पर एक और मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, इस मेम्ब्रेन को कहते हैं साइनोवियल कैप्सूल। ठीक है, ये क्या करती है, इस कैविटी को होल्ड करके रखती है। अब इसी साइनोवियल कैविटी का कुछ हिस्सा जो है साइनोवियल कैप्सूल का कुछ हिस्सा मॉडिफाइड करता है। ठीक है, मॉडिफाइड करके जो है ना इधर से लिगामेंट बना देता है जो कि एक बोन को दूसरी बोन से पकड़ के रखता है। ठीक है, इसी कैप्सूल का कुछ हिस्सा मॉडिफाइड होता है। अब चलें इसको पहले हाईलाइट करते हैं, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले ये हमारी बोन्स आ गई, इसके बाद ये हमारा हाइलेन कार्टिलेज आ गया, हाइलेन कार्टिलेज। इसके बाद ये देखें ये आ गई हमारी साइनोवियल मेम्ब्रेन, और ये जो अंदर है ये क्या है, साइनोवियल फ्लूइड। साइनोवियल फ्लूइड के अंदर ये जो साइनोवियल कैविटी में था, इसके बाहर ये जो ऑरेंज कलर से शो हो रहा है ये क्या है, ये कैप्सूल है। ठीक है, जिसे क्या कहा जाता है, कैप्सूल है किसका, साइनोवियल कैविटी के बाहर कैप्सूल। और इसके बाहर ये जो प्रेजेंट है ये क्या है, ये है लिगामेंट। इसको मैं दोबारा से थोड़ा शॉर्ट करके लिख देती हूँ। ये देखें ये हमारा क्या है, ये है लिगामेंट। अब आपको पता है कि लिगामेंट और लिगामेंट क्या होता है, सो चलें ये भी मैं आपको इधर ही बता देती हूँ स्टूडेंट। ये इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें या फिर इसको ड्रॉ कर लें साथ साथ। अब हम देखते हैं कि लिगामेंट क्या होता है। सो स्टूडेंट लिगामेंट जो होता है ये दरअसल फाइबर से मिलकर बना होता है। ठीक है, ये इलास्टिक फाइबर्स वगैरह से मिलकर बना होता है जो कि हमारी एक बोन को दूसरी बोन से जोड़कर रखता है। ठीक है, दो बोन्स को आपस में जोड़ने के लिए जो कनेक्टिव टिश्यू यूज़ होता है, इलास्टिक होता है थोड़ा बहुत, वो क्या होता है, लिगामेंट। ठीक है, और टेंडन्स क्या होता है, टेंडन्स होते हैं जो कि हमारी बोन को मसल से जोड़कर रखते हैं। ये भी एक कनेक्टिव टिश्यू ही होता है जो कि हमारी बोन को मसल से जोड़ने के लिए यूज़ होता है। सो स्टूडेंट ये देखें यहाँ पर हमारा साइनोवियल जॉइंट जो है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, अब इसके बाद हमने साइनोवियल जॉइंट्स की टाइप्स करनी है और ये हमारे आज के लेक्चर का जो है लास्ट टॉपिक होगा। इसके बाद हम एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे और ये साइनोवियल जॉइंट्स के जो टाइप्स हैं इनकी मैं आपको 3D एनिमेशन भी शो करूँगी ताकि आपको उनकी जो मूवमेंट है उसका अंदाज़ा हो सके। सो साइनोवियल जॉइंट्स की ये डिफरेंट टाइप्स होती हैं। यहाँ पे आपको नजर आ रही हैं पिवट जॉइंट, सैडल जॉइंट, प्लेन जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, कॉन्डिलॉइड जॉइंट्स और हिंज जॉइंट्स। इसमें से जो इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं जो कि हमारे सिलेबस में इंक्लूड है हम उनको देखते हैं। सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जॉइंट आता है वो होता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ठीक है स्टूडेंट, अब ये देखें सबसे पहला पॉइंट इसके अंदर जो आपने, ये तमाम पॉइंट्स आपके एमसीक्यूज हैं। अलाउ मूवमेंट इन सेवरल डायरेक्शन। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का मतलब नेम से श्योर है बॉल एंड सॉकेट, यानी इसके अंदर जो हमारी बोन होती है उसका एक पार्ट जो होता है ना वो बॉल की शेप का होता है और दूसरा जो पार्ट है, दूसरी जो बोन होती है उसका पार्ट एज अ सॉकेट एक्ट कर रहा होता है, मतलब एक कैविटी की तरह और एक कवर की तरह एक्ट कर रहा होता है। और ये जो पार्ट होता है ना बोन का, ये उसके अंदर फिट हुआ होता है। ठीक है स्टूडेंट, और देखें अब ये मूवमेंट किस किस तरह के अलाउ करते हैं। देखें इसको आप यूँ राउंड भी घुमा सकते हैं, इसको आप जो है बैक एंड फोर्थ भी कर सकते हैं, मतलब सेवरल डायरेक्शंस में इसकी डायरेक्शन हो सकती है। ठीक है, मूवमेंट हो सकती है। अब देखें उसके अलावा क्या पॉइंट है कि इसके अंदर क्या होता है, दो पेयर्स मसल्स के अरेंज्ड हुए हुए होते हैं परपेंडिकुलरली। ठीक है, यानी जो बोन्स होती हैं हमारे उसके जो दो पेयर्स ऑफ मसल्स होते हैं यानी कि 4 मसल्स होते हैं जो कि आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलरली अरेंज्ड हुए हुए होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है ये मैक्सिमम फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि ये एक तरह से आप अगर किसी बॉल को, ठीक है, अगर आप किसी एक सॉकेट में डाल देंगे तो उसको आप चाहे यूँ गोल घुमा लें, ठीक है, चाहे आप ऊपर नीचे कर लें, वो हर डायरेक्शन में आसानी से मूव कर सकते हैं। तो इसलिए ये क्या करते हैं, मैक्सिमम फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। अब आगे इसकी टाइप्स देखते हैं। देखें पहली जो इसकी टाइप है ना, शोल्डर जॉइंट। आप अपने शोल्डर को देखें, मैंने आपको बताया था ना ये पीछे हमने बोन्स पढ़ी हैं, ये हमारी कौन सी बोन है, ह्यूमरस। ठीक है, ह्यूमरस बोन है जिसका जो पार्ट है ये ऊपर से सर्कुलर सा पार्ट हुआ है, और ये वाली जो हमारी बोन है इसका नाम क्या है, स्कैप्यूला। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है कि स्कैप्यूला जो है उसके अंदर कैविटी होती है। मैंने आपको कैविटी का नाम पीछे बताया था। शोल्डर जॉइंट में कौन सी कैविटी होती है, ग्लेनॉइड कैविटी। ठीक है, तो ये ग्लेनॉइड कैविटी के अंदर जो है हमारा ये जो
जो हमारे जो ह्यूमरस है वो उसके जो बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है वो उस कैविटी के अंदर फंसा हुआ होता है। तो इस वजह से यहाँ पर जो ज्वाइंट बनता है, ठीक है, वो कौन सा होता है? शोल्डर ज्वाइंट। किसकी एग्जांपल है? बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट की। अच्छा, अब यहाँ पर जो है एक इंपॉर्टेंट बात स्टूडेंट सुन लें कि हमारी जो एक बोन होती है ना, तो उस बोन का जो ऊपर वाला जो पार्ट होता है ना, वो उसको कहा जाता है प्रॉक्सिमल पार्ट, ठीक है, जो कि सर्कुलर से होता है, इसको कहा जाता है प्रॉक्सिमल पार्ट, ठीक है। और जो नीचे वाला जो सिलेंड्रिकल पार्ट होता है इसको कहा जाता है डिस्टल पार्ट, ठीक है। डिस्टल पार्ट का एक और नाम सिलेंड्रिकल पार्ट भी है। सो यहाँ पर आपसे जो है एमसीक्यूज इस तरह के भी पूछे जा सकते हैं कि जो डिस्टल पार्ट है ह्यूमरस का, वो कौन सा जॉइंट बनाता है? तो देखें, प्रॉक्सिमल पार्ट हमने पढ़ा है कि प्रॉक्सिमल पार्ट स्कैप्यूला के साथ कौन सा बॉन्ड बनाता है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद इसकी एक और एग्जाम्पल है हिप जॉइंट। हिप जॉइंट में भी आप देख लें, ये देखें वही बॉल एंड सॉकेट जॉइंट वाली एग्जाम्पल है। मैंने इसका आपको बताया था कि हमारी जो कॉक्सियल बोन होती है उसके अंदर भी एक कैविटी होती है जिसका नेम क्या होता है स्टूडेंट? जिसका नेम होता है एसिटेब्युलम, कैविटी होती है, ठीक है। और उसके अंदर जो हमारी फीमर बोन होती है, ये देखें ये फीमर बोन आ रही है, इसका जो है हेड वो इसके अंदर जो है इस कैविटी के अंदर गया हुआ होता है। और कौन सा बोन जॉइंट्स बना रहे होते हैं? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ठीक है। तो ये आप अपने शोल्डर को मूव करके देखें, आपका जो शोल्डर होगा वो मैक्सिमम फ्लेक्सिबिलिटी से मूव कर सकता है, ऊपर नीचे भी जा सकता है, सर्कुलर भी जा सकता है। सो ये दो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की। अब हम पढ़ेंगे हिंज जॉइंट। अब देखिए हिंज जॉइंट, हिंज का मतलब होता है जैसे एक डोर है ना, उसके साथ जो यहाँ पर हिंज लगे हुए होते हैं। तो अब डोर जो है ना या ओपन हो सकता है या क्लोज हो सकता है, या यूं जाएगा या वापस इधर आएगा, ठीक है। तो इस तरह की जो भी हमारे पास जो इस मूवमेंट को शो कर रहे होंगे वो क्या कहलाएंगे? हिंज जॉइंट। तो ये मूवमेंट को अलाउ करते हैं सिर्फ दो डायरेक्शन में, और इनकी जो मूवमेंट होती है वो सिर्फ एक प्लेन में होती है। देखें, या ओपन होगा या क्लोज, ठीक है। आप समझे, अगर ये आपका एल्बो है तो या ये ऊपर जाएगी या वापस इसी जगह पे आएगी। तो कितना प्लेन में मूव कर रहा है? सिर्फ एक प्लेन में, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है कि सिर्फ एक मसल का पेयर होता है जो कि पैरेलल होता है बोन्स के, ठीक है। मतलब ऐसे अगर हमारी बोन्स हैं तो उन बोन्स के मसल जो है ना, एक ऊपर से एक नीचे से, दोनों उस बोन के पैरेलल आए हुए होंगे, ठीक है। सो ये देख लें, ये मूवमेंट सिर्फ इसकी एक ही प्लेन के अंदर होती है। अब इसकी हम एग्जांपल देख लेते हैं। पहली इसकी एग्जांपल है एल्बो जॉइंट, दूसरी है नी जॉइंट। अब एल्बो जॉइंट की हम देखें तो एल्बो जॉइंट हमारा किस किस के दरमियान बनता है? सो देखें, यहाँ पर आपको ह्यूमरस नज़र आ रही है। ह्यूमरस का कौन सा पार्ट शो होगा? ठीक है, ह्यूमरस का प्रॉक्सिमल पार्ट। मैंने आपको बताया नीचे वाला पार्ट क्या होता है? प्रॉक्सिमल पार्ट। और यहाँ से जो हमारी जो अल्ना है, अच्छा, जो हमारा हिंज जॉइंट होता है ना, एल्बो जॉइंट में जो अल्ना बोन होती है उसका वो एक्चुअली में ज़्यादातर बना रही होती है हिंज जॉइंट, ठीक है, हमारी ह्यूमरस से। रेडियस का इतना रोल नहीं होता, थोड़ा बहुत रेडियस का रोल होता है, लेकिन मेनली जो बॉन्ड जो जॉइंट बन रहा होता है वो अल्ना और ह्यूमरस के दरमियान होता है। अब यहाँ पर अगर पूछा जाए कि ह्यूमरस का कौन सा पार्ट जो है हिंज जॉइंट बनाता है या फिर नी जॉइंट एल्बो जॉइंट बना रहा होता है, तो वो कौन सा होगा? ह्यूमरस का हमारे पास डिस्टल पार्ट होगा, ठीक है स्टूडेंट। और अल्ना का कौन सा पार्ट होगा? अल्ना का प्रॉक्सिमल पार्ट होगा जो कि बना रहा होगा क्या? हमारा एल्बो जॉइंट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डिस्टल पॉइंट और प्रॉक्सिमल पॉइंट, इसको आपने याद रखना है। इसी तरह अब अगर हम नी जॉइंट को देखें तो ये हमारी फीमर आ गई, ठीक है। और फीमर के साथ जो नीचे है देखें फिब्यूला और टिबिया, तो फीमर भी टिबिया के साथ ही मेजर तौर पर जो है क्या बना रहा होता है? नी जॉइंट बना रहे होते हैं, ठीक है। सो इसके अंदर भी फीमर का कौन सा पार्ट यूज होगा? डिस्टल पार्ट। और टिबिया का कौन सा पार्ट यूज होगा? प्रॉक्सिमल पार्ट। ठीक हो गया स्टूडेंट। अब हम चलेंगे पिवट जॉइंट्स की तरफ। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पिवट जॉइंट जो है रोटेटरी मोशन और नोडेड मूवमेंट अलाउ करता है। नोडेड मूवमेंट का मतलब है अगर आप अपना नहीं में नहीं के लिए सर हिलाएं, नहीं कहने के लिए सर हिलाएं, तो जैसे हमारा यूँ रोटेट कर रहा होगा तो वो कौन सा जॉइंट उधर इन्वॉल्व होता है? पिवट जॉइंट। इसके अंदर क्या होता है? एक बोन हमारी सर्कुलर होती है और दूसरी बोन ने इसको अपने अंदर से मतलब के कवर किया होता है। ये जैसे आपको नजर आ रहा है ना, तो ये इसके इर्द गिर्द जो है रोटेट कर सकता होता है। अब इसकी मैं एग्जांपल दिखाती हूँ तब आपको समझ आएगी। देखें, हमारे जो वर्टिब्री हैं ऊपर वाले दो, ठीक है, एटलस और एक्सिस, अगर आप उनको देखें तो हम जो अपनी नोडेड मूवमेंट करते हैं वो किस वजह से करते हैं? हमारे जो ऊपर के दो एक्सिस हैं उनकी वजह से। तो उनके दरमियान जो बॉन्ड होता है वो जो ज्वाइंट होता है वो कौन सा होता है? पिवट ज्वाइंट होता है, ठीक है। मतलब जो हमारी एक्सिस होती है उसको जो है एटलस ने सर्कुलर वे में घेरा हुआ होता है, ठीक है। इसी तरह
अगर आप अपनी कलाई, ये जो अपना हैंड है, ठीक है, उसकी एक तो मूवमेंट होती है ना एल्बो वाली मूवमेंट, ठीक है, जैसे अगर कोई डंबल उठाते हैं तो वो उनकी मूवमेंट कौन सी होगी, हिंज जॉइंट की वजह से मूवमेंट हो रही होगी एल्बो की। लेकिन अगर हम देखें जो हमारी रेडियस और अल्ना है तो उनके दरमियान भी एक जॉइंट होता है, ठीक है। ये देखें रेडियस ने अल्ना को अपने अंदर कवर किया हुआ है, ठीक है, इस तरीके से। सो ये वाली जो होगा ना जॉइंट, वो भी कौन सा होगा, पिवट जॉइंट, क्योंकि आप अपने अगर यूं हैंड सीधा करके अब अगर आप रोटेट करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी अल्ना और रेडियस जो रोटेट कर रही है, ठीक है। सो ये पिवट जॉइंट की एग्जांपल है। इसके बाद आ जाता है सैडल जॉइंट। अब सैडल आपने देखा होगा कि जो हॉर्सेस होते हैं उसके ऊपर जो बैठने वाली जगह होती है जिसे सैडल कहते हैं, उसकी ये शेप होती है, ठीक है। तो इसी बेसिस पर इसे सैडल जॉइंट कहते हैं। अब आपने देखना है कि ये जो टाइप होते हैं ये बाई एक्सियल होते हैं, मतलब दो एक्सिस में इसकी रोटेशन हो रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये देखें एक जो है इस तरीके से होता है और दूसरे ने इसको इस तरीके से कवर किया होता है 3D वे में। तो इसकी रोटेशन यूं यूं होती है, ठीक है, या फिर ऐसे ऐसे हो सकती है। ये देखें या यूं होगी या फिर यूं होगी। तो इसकी एग्जांपल जो है ये जो है सिर्फ दो प्लेन्स में मूवमेंट को अलाउ करता है। आप अपने थंब की जो है मूवमेंट करें कि वो किस तरह से आगे पीछे भी हो रहा है और लेफ्ट राइट भी मूव हो रहा है। तो यहाँ पर जो मूवमेंट होगी वो किस वजह से होगी, सैडल जॉइंट की वजह से। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अब ये सैडल जॉइंट जो है ये बना हुआ किसके दरमियान होता है, तो ये आपने देखना है कि ये हमारे जो मेटाकार्पल होता है, ठीक है, मेटाकार्पल और ट्रिपीजियम जो फ्लेंजेस होती है ना उसके दरमियान ये जॉइंट बना होता है, ठीक है। ट्रिपीजियम जो है जो हमारे थंब की जो सबसे लास्ट वाली जो फ्लेंज है उसका नाम है, सिर्फ आप ये याद कर लें, ठीक है, क्योंकि नेशनल एमडीकैट के चांसेस है तो मे बी इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हमारे पास एक और जॉइंट आता है मल्टी स्टेज जॉइंट। अच्छा, अब हमारी जो टेक्स्ट बुक है उसमें रिस्ट जॉइंट को मल्टी स्टेज जॉइंट्स लिखा गया है, जिसका मतलब है कि वो जॉइंट जो कि मल्टीपल बोन्स की वजह से बन रहा होता है और मल्टीपल मूवमेंट्स अलाउ कर रहे होते हैं, ठीक है। जैसे हमारे जो रिस्ट है उसके अंदर 8 कार्पल्स होते हैं, ठीक है ना, और इसी तरह हम जो हमारे जो टॉर्सल्स है उसका भी कह सकते हैं, ठीक है। और इनके दरमियान जो है डिफरेंट तरह के जॉइंट्स होते हैं जो कि डिफरेंट मूवमेंट्स अलाउ कर रहे होते हैं। एक हमारी कलाई जो है वो रोटेट भी कर रही होती है, एक जो हम हाई हिला करने के लिए करें तो सिर्फ आगे पीछे हो रही होती है। तो इस तरह की डिफरेंट जो है इसके अंदर जॉइंट्स होते हैं। अब वो जॉइंट्स जो है ग्लाइडिंग जॉइंट्स भी होते हैं, ठीक है स्टूडेंट, और कॉन्डिलॉइड्स जॉइंट्स भी होते हैं, ठीक है। ये मैं आपको इतना हमारे बुक में एक्सप्लेन नहीं, सिर्फ आपको सिंपल सा बता रही हूँ। कॉन्डिलॉइड्स जॉइंट्स कौन से होते हैं, जो कि ज़्यादातर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स की तरह होते हैं, लेकिन मूवमेंट वो उतनी ज़्यादा नहीं अलाउ करते, सिर्फ हल्की सी फ्रीली मूवमेंट हो सकती है, जैसे हम अपनी रिस्ट को रोटेट करें, ठीक है। और ग्लाइडिंग जॉइंट्स कौन से होते हैं, मतलब एक बोन है उसके ऊपर सिंपल दूसरी बोन इस तरह से अटैच है और ये हल्का हल्का सिर्फ यूं यूं मूव कर रहे होते हैं, लेकिन ये मूवमेंट हमें नजर नहीं आती। ये हमारे जो कार्पल्स होते हैं ना उनकी आपस में जो जॉइंट्स बने होते हैं वो ग्लाइडिंग जॉइंट्स होते हैं, ठीक है स्टूडेंट। अब हम इसका जो है इसकी मैं आपके साथ 3D अब इन जॉइंट्स की मैं आपके साथ 3D एनिमेशन शो करती हूँ, ठीक है, ताकि आपको मूवमेंट्स का अंदाजा हो सके और आपने गेस करना है कि ये मूवमेंट हो रही है तो ये कौन सा जॉइंट है, ठीक है स्टूडेंट। चलें देखते हैं 3D एनिमेशन। सो 3D मूवमेंट देखते हैं स्टूडेंट। ये देखें, सबसे पहले आप बताएं ये कौन सा जॉइंट है, ये है हिंज जॉइंट, ठीक है। ये देखें अप एंड डाउन सिर्फ जो है 1 प्लेन में और 2 डायरेक्शन में ये हो रही है मूवमेंट। ये वाला जॉइंट देखिए कौन सा है, थंब की रोटेशन वाला, मैंने आपको बताया था बाई एक्सियल सैडल जॉइंट, जो कि सिर्फ 2 एक्सिस में आप देख सकते हैं रोटेशन शो करवा रहा है। नेक्स्ट अब ये बताएं हिप जॉइंट, ये किसकी एग्जांपल है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की। देखें किस तरह से जो है फ्रीली मूव कर रहा है हमारा जॉइंट, ठीक हो गया स्टूडेंट। इसके बाद ये रिस्ट का जॉइंट मैंने आपको बताया जो कि बॉल एंड सॉकेट से थोड़ा कम फ्रीली मूवेबल होता है, कॉन्डिलॉइड जॉइंट। और ये देखें ग्लाइडिंग जॉइंट, कार्पल्स के दरमियान देखें आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। और ये देखें रेडियो अल्नर जॉइंट और हमारे जो है ये कौन सा, पिवट जॉइंट। आज के हमारे जितने भी टॉपिक्स थे हमने कवर कर लिया। आई नो लेक्चर थोड़ा सा लेंथी है लेकिन बहुत ही कॉन्सेप्चुअल लेक्चर है। आई होप जितना मैंने आपको पढ़ाया आपको सब कुछ अभी के अभी याद हो गया होगा। जो बोन की डिजीज़ हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, क्योंकि अगर वो भी इसमें करते तो लेक्चर बहुत लेंथी हो जाना था। अब हम थोड़ा सा जो है क्विज टाइम है, ठीक है, ताकि हम अपनी प्रिपरेशन को टेस्ट भी कर सकें, ठीक है, ताकि हमारी प्रिपरेशन कितनी हो चुकी है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ
द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ बोन। ठीक है, बोन के फंक्शन मैंने आपको पढ़ाए, अब वो पूछ रहे हैं कि आपने बताना है कि इसमें से कौन सा बोन का फंक्शन नहीं है। मैकेनिकल स्पोर्ट, तो ये तो फंक्शन है, मतलब ये आंसर नहीं होगा। हीट प्रोडक्शन, अच्छा हीट प्रोडक्शन क्या आपने पढ़ा है अभी तक बोन के फंक्शंस में? नहीं ना पढ़ा, इसको अभी हम छोड़ते हैं। ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन, ये तो है फंक्शन, मतलब ये भी आंसर नहीं होगा। मिनरल होम्योस्टेसिस, ये भी फंक्शन है। तो मतलब कि हीट प्रोडक्शन जो है वो बोन का फंक्शन नहीं है, तो यही इसका करेक्ट आंसर होगा। हीट प्रोडक्शन जो है वो मसल्स का फंक्शन है, और किस तरह से मसल का फंक्शन है ये हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा मेमेलियन पिने ऑफ एयर इज सपोर्टेड बाय, मतलब जो हमारा ह्यूमन का जो एयर होता है वो किससे मिलकर बना होता है? मैमल्स का। फाइब्रो कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज, हाइलन कार्टिलेज या फिर नन? तो हमने सिंपल पढ़ा था कि जो ट्रिपल ई मतलब एयर जो है वो बना हुआ है, पिन ऑफ एयर बना हुआ है इलास्टिक कार्टिलेज से। विच ऑफ द फॉलोइंग बोन मेक एंकल ज्वाइंट? यस स्टूडेंट, एंकल ज्वाइंट हमारे जो फुट के अंदर जो एंकल होता है तो वो किस बोन से मिलकर बना होता है। ठीक है, सो हमने पढ़ा है, हमने अपने बोन का स्ट्रक्चर किया था, उसमें जो हमारा जो टार्सल्स की जो बोन्स होती हैं वो हमारे एंकल को बना रही होती हैं। कार्पल्स जो होते हैं ये हमारे रिस्ट बनाते हैं, और जो टॉर्सल्स होते हैं वो हमारे एंकल के जॉइंट्स को बना रहे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कार्टिलेज कवर्स द एंड ऑफ लॉन्ग बोन्स? हमने पढ़ा था लॉन्ग बोन्स के जो एंड्स होते हैं उनको कौन सा कार्टिलेज कवर करता है? हाइलन कार्टिलेज। ठीक है, सो ऑप्शन है इलास्टिक कार्टिलेज, फाइब्रस कार्टिलेज, आर्टिकुलर कार्टिलेज, नन। सो नन। अब यहाँ पर देखें स्टूडेंट, ट्विस्ट आ गया है। अगर आप लोग स्टूडेंट जो है सॉल्व करेंगे, आप देखेंगे हाइलन कार्टिलेज नहीं लिखा हुआ, आप नन पे टिक कर देंगे। लेकिन स्टूडेंट एमडी कैट में इसी तरह से कुछ जो है आपको डिच किया जाता है, कुछ आपको इस तरह के एमसीक्यूज, इस तरह के ऑप्शन दिए जाते हैं जो कि अट्रैक्टिव होते हैं, लेकिन वो करेक्ट आंसर नहीं होता। सो स्टूडेंट यहाँ पर याद रखें कि नन इसका आंसर नहीं होगा, इसका करेक्ट आंसर आर्टिकुलर कार्टिलेज होगा, क्योंकि हाइलन कार्टिलेज का ही एक और नाम आर्टिकुलर कार्टिलेज है। ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अपने नोट्स का हिस्सा बना लें। हाइलन कार्टिलेज का ही एक और नाम आर्टिकुलर कार्टिलेज होता है, क्योंकि बोन्स के एंड्स पर प्रेजेंट होता है, जॉइंट्स बनाने के लिए ज़्यादातर यूज हो रहा होता है, तो हाइलन कार्टिलेज को आर्टिकुलर कार्टिलेज भी कहते हैं। जो है वो है प्रॉक्सिमल एंड ऑफ अल्ना मेक्स जॉइंट्स विद विच ऑफ द बोन? यस स्टूडेंट, तो प्रॉक्सिमल एंड ऑफ अल्ना कौन सा होगा? हमने पढ़ा है जो ऊपर वाला एंड होता है वो प्रॉक्सिमल होता है और नीचे वाला एंड डिस्टल एंड होता है। सो ऊपर वाला जो एंड होगा अल्ना का वो बोन, वो ज्वाइंट बना रहा होगा किसके साथ? हमारी ह्यूमरस बोन के साथ। ठीक है ना स्टूडेंट, हमने ह्यूमरस के साथ पढ़ा था, तो इसका करेक्ट आंसर ह्यूमरस होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द डिस्टल पार्ट ऑफ फीमर सपोर्ट विच ऑफ द ज्वाइंट? मतलब अब वो पूछ रहे हैं कि फीमर जो हमारी थाई की जो बोन होती है उसका जो डिस्टल पार्ट है वो कौन सा ज्वाइंट सपोर्ट कर रहा होता है? सो देखें फीमर का जो डिस्टल पार्ट होता है, ये देखें, ये अगर हमारी फीमर आ गई तो इसका जो डिस्टल पार्ट होगा वो ये वाला पार्ट होगा, ये प्रॉक्सिमल पार्ट होगा। ठीक है, तो डिस्टल पार्ट कौन सा ज्वाइंट बना रहा होगा? हिंज ज्वाइंट, क्योंकि हमने पढ़ा था स्टूडेंट कि जो प्रॉक्सिमल पार्ट होगा वो एसिटेबुलम जो कॉक्सियल बोन की कैविटी है उसके अंदर कॉक्सियल बोन के साथ बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट बनाता है, और जो डिस्टल पार्ट होता है वो नीचे टिबिया के साथ कौन सा बोन ज्वाइंट बना रहा होता है? हिंज ज्वाइंट। सो इसका हिंज करेक्ट आंसर होगा। सो थैंक यू सो मच, आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। इस इल्म की रोशनी को बढ़ाने में मेरा साथ दें, और जो स्टूडेंट्स आपको लगता है कि वो भी उनकी तरफ भी इल्म पहुंचना चाहिए तो उनके साथ वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट।